ओके। नमस्कार, मैं अमृता सिंह नवअस्तित्व फाउंडेशन से आज लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज से। जैसा कि आप लोगों से हर बार हर महीने हमारा कमिटमेंट रहा है कि हम महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर बात करेंगे और आपसे जुड़ेंगे और एक महिलाओं की माहवारी के ऊपर या महिलाओं की सारी स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर आपसे बातचीत करेंगे। और हर बार हमारे साथ नए मेहमान होते हैं, नए डॉक्टर्स होते हैं और कुछ नए सवाल और कुछ नए जवाब भी होते हैं। तो सबसे पहले तो माफी चाहूंगी, आज थोड़ी देर हो गई है। एक्चुअली हमें 4 बजे लाइव होना था, मुझे दिख रहा है कि 4:19 हो गए हैं। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम लाइव हो नहीं पा रहे थे। तो खैर अब हम लाइव हैं और आज मैं अमृता सिंह, पल्लवी सिन्हा और डॉक्टर अर्चना कुमारी दिल्ली से आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर अर्चना नवअस्तित्व फाउंडेशन की फाउंडर मेंबर भी हैं और साथ साथ ये एक डॉक्टर भी हैं और होम्योपैथ से इन्होंने BHMS किया है और भी बहुत सारी डिग्रीज है इनके पास और इनको बहुत एक्सपर्टीज है, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज हमारे साथ ये शेयर करेंगी, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं नॉर्मली एलोपैथ और बहुत सारे दूसरे तरह के जो इलाज के तरीके हैं उसकी, लेकिन हमने होम्योपैथ और पीरियड्स को जोड़ने के लिए आज एक नया प्रयास किया है और आज हमारे साथ डॉक्टर अर्चना है। तो डॉक्टर अर्चना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे और पल्लवी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे शो में। आप दिल्ली में हैं और हम दूर जरूर हैं, लेकिन हम साथ साथ जुड़े हुए भी हैं और काम भी कर रहे हैं। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है जब हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले आप कहिए, उसके बाद हम शुरू करें। थैंक यू अमृता, थैंक यू पल्लवी। बहुत अच्छा लग रहा है और ये काम तो बहुत ही दिल के पास भी है जो आप और मैं और पल्लवी सब कर रहे थे। तो दिल्ली से भी कर पा रही हूँ, इसकी बहुत खुशी है और आपने मौका दिया। अरे नहीं नहीं, मौका की क्या बात, ये तो आपका ही काम है। नहीं और नहीं, पल्लवी, लेकिन आप भी एक बार इनिशिएट कर दे प्रोग्राम को, ताकि मैं फिर बात कर सकूं, है ना, इस विषय पर। सबसे पहले तो अर्चना जी का मैं बहुत वेलकम करूंगी अपने इस प्रोग्राम में। वापस हमारी जो टीम थी, एक स्ट्रॉन्ग टीम, अगेन वी आर बैक। और जब तीनों मिलते हैं तो काम करने का मजा ही कुछ और होता है ना अर्चना जी? तो काफी दिन बाद वर्चुअल मीट के सही ही आज हम लोग इस तरह मौका मिला है। तो आज आज ऐसे हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया, पीरियड्स कनेक्टिंग टू वुमेन। और सभी लोग जान रहे हैं पीरियड्स पे तो हमारा काम है ही, इतने दिनों से MHM पर हम लोग लगातार काम करते आ रहे हैं। और बेसिक जो हमारा बात है एनीमिया, खून की कमी, और पीरियड्स जिसमें खून का निकलना, दोनों ही की कनेक्टिविटी एक दूसरे से है। और लगभग हम मुझे लगता है कि चाहे ये बात हम अनप्रिविलेज्ड की करें, प्रिविलेज क्लास की करें, मिडिल क्लास की करें, किसी भी क्लास की करें, लेकिन जहाँ वुमेन की बात आती है और एनीमिया की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम सब लगभग एनीमिया से ग्रसित होते हैं। किसी का भी हेमोग्लोबिन परसेंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, दैट इज 13 ग्राम इट शुड बी इन वुमेन, जो कि नहीं होता है, ज़्यादातर लोगों का कम ही होता है। तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा जिस पर हम बात करेंगे कि आखिर एनीमिया क्या है, पीरियड से कैसे जुड़ा है, एनीमिया के लक्षण क्या हैं, क्या करें हम, क्या उपाय करें जिससे हम सफरर नहीं हो, विक्टिम्स ना हो, एनीमिया से सफर हमें ना करना पड़े, चाहे या अनचाहे। पीरियड्स की भी कुछ बेसिक्स बातों को लेकर हम आज करेंगे कि पीरियड्स क्या है, क्योंकि बातें हम पीरियड्स पर बहुत कर रहे हैं, बहुत उपाय कर रहे हैं, पैड है, ये है, वो है, हाइजीन है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ पीरियड्स, माहवारी एक्चुअली क्या है। क्योंकि क्या है जानना ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है एक वुमेन के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है बारीकी से जानना। कौन कौन से पार्ट्स इसमें इम्पोर्टेंट हैं, पीरियड्स किस उम्र में आती है, किस उम्र में ख़त्म होती है, हमारा मेंस्ट्रुएटिंग एज क्या है, और उस मेंस्ट्रुएटिंग एज में एक वुमेन कौन कौन से परेशानियों से गुजरती हैं,
और जो गुजर रही हैं, लगभग मुझे लगता है कि आज हर महिला कमोबेश इस परेशानी से गुजर रही हैं। भले आप उसे बताएं ना बताएं, कुछ लोग अवेयर हैं, कंसर्न्ड हैं, तो वो केयरफुल रहते हैं और ट्रीटमेंट करा रहे हैं। पर अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं कि अच्छा वो थोड़ा इजी वे में ले रहे हैं, अच्छा कर लेंगे, थोड़ा लापरवाही है महिलाओं की, इसके वजह से भी वे सफरर हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगी। लेकिन अगर आप लापरवाह, मैं चाहूँगी कि कोई भी लापरवाह ना रहे, क्योंकि एनीमिया लगता है कि अरे खून की कमी तो हर महिला को होती है, जैसा सब लोग इजी वे में ले लेते हैं, लेकिन यही चल के फेटल हो जाता है, लाइफ के लिए डेंजर हो जाता है आगे चल के, जब हम कुछ भी नहीं कर पाते, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं जब वो समय पार हो जाता है। तो आइए वक्त रहते हम सब थोड़ा जागरूक हो जाएं, जाने इस चीज को। और अमृता आप कंटिन्यू करें। और मैं चाहूंगी कि मैं कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी एक बार स्वागत कर लूं। संगीता कुमारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बबलू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समीर सिंह जी जुड़े हुए हैं, अमित लाभ जुड़े हुए हैं, और आप सब लोगों का स्वागत है जो मुझे दिख रहे हैं इस वक्त। और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जुड़े ताकि महिलाओं के, और मैं एक चीज बार बार मैं कहती हूँ अर्चना और पल्लवी, और आज फिर कह रही हूँ कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति वाकई बहुत लापरवाह हैं। ये इस कार्यक्रम को करने के बाद हमें समझ आया है, क्योंकि जब हम लाइव होते हैं हम पहले से बताते हैं कि हम आपके बारे में बात करने वाले हैं, फिर भी हमारे साथ जुड़ने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम होती है। और इस चीज का हमें बहुत अफसोस भी है कि हम अभी तक वो चीज, जबकि मई से हम लगातार इस चीज को कर रहे हैं, या चौथा या पांचवा महीना हमने किया है, बट अभी भी हमें नहीं लगता कि जिस संख्या में हमने एक्सपेक्टेशन की है महिलाओं से जुड़ने की, उनका जुड़ाव हो पाया है। अगर मैं थोड़ा सा मतलब रफ बात करूं तो मैं कह सकती हूँ कि महिलाओं को अगर आप देखिए अपनी पर्सनल फोटोग्राफ्स डालने की हो, या किसी भी ऐसी चीजों की हो, या फैशन से रिलेटेड कोई बात हो, तो महिलाएं बहुत इंटरेस्ट लेती हैं सोशल मीडिया पे। बट जब उनके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, तो वही प्रॉब्लम है। तो खैर हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि शायद धीरे धीरे ही सही समाज में एक बदलाव आ जाए, क्योंकि हम 2012 से प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ हद तक बदल गया है और कुछ बदलना बाकी है। तो इसको पॉजिटिवली लेते हुए आज मैं शुरुआत करूंगी। तो सबसे पहले जो मैं सवाल करूंगी वो पीरियड से रिलेटेड होंगे, और बाद में मैं एनीमिया को ऐड करूंगी। तो अर्चना, सबसे पहला सवाल आपसे यही आज करूंगी, क्योंकि आप बेसिक फाउंडर मेंबर हैं नवअस्तित्व फाउंडेशन की। तो आज हम शुरुआत करते हैं पीरियड्स के बारे में, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि पीरियड्स एक्चुअली होता क्या है। तो इसके बारे में आप अपनी तरफ से एज अ डॉक्टर जरूर बताएं कि पीरियड्स होता क्या है, और शब्द थोड़े सिंपल होंगे तो ज्यादा समझने में आसानी होती है, क्योंकि लोग बायोलॉजिकली इतना समझ नहीं पाते। तो पहला सवाल आपसे ही है, अब आप बोलें और हम लोग सुनेंगे। जैसे कि हम लोग हमेशा ही चर्चा करते हैं, आप भी, मैं और पल्लवी भी, पीरियड्स, मासिक, माहवारी जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये एक रिप्रोडक्टिव एज हर फीमेल की होती है, जो कि 9 to 45 हम कहते हैं। अब आजकल थोड़ी और जल्दी हो गई, तो 9 to 45 ईयर्स में ये होता है, और इसकी शुरुआत 9 से 13 साल 16 साल के बीच में हो जाती है, और 45 से लेके 50 और किसी किसी केस में 55 में ये खत्म हो जाता है। तो ये स्त्री की प्रजनन शक्ति है। तो जब हमारे शरीर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करना शुरू करता है तो पीरियड्स होने शुरू होते हैं, और ये इसका जो नॉर्मल साइकिल होता है वो 3 5 7 दिन का हो सकता है किसी भी औरत में। 21 से 35 डेज के बीच का साइकिल होता है। किसी ऐसा नहीं हो सकता कि ये सबको 5 दिन का हो, सबको 21 दिन पे हो, सबको 28 दिन पे हो। तो एक इंडिविजुअलिटी जरूर होती है, ये हर किसी को गौर करने की है। किसी बच्चे में 9 साल में शुरू हो जाता है, किसी बच्चे में 13 साल में शुरू हो जाता है, किसी में 16 साल में शुरू होता है। तो पीरियड्स एक मतलब ऐसा नॉर्मल फेनोमेना है, लेकिन जिसमें थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं पर्सन टू पर्सन। मैं ये कहूंगी घर में माँ बेटी में भी डिफरेंसेस होते हैं, तो उसको जरूर गौर करना है। और पीरियड्स में जब आपके जो नॉर्मल
चीजें हैं, अगर वो ना होकर भी कुछ एबनॉर्मल हो, जैसे 9 में नहीं शुरू हुआ, 13 साल में भी नहीं शुरू हुआ, लेकिन 16 साल में भी नहीं शुरू हुआ, तब माँ को चिंतित होना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चिंतित मतलब घर में बैठ के चिंता नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को। साथ ही सिर्फ मेंसेस या पीरियड्स नहीं शुरू होते हैं, उसके साथ साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में भी डेवलपमेंट आता है, उसको भी गौर करने की जरूरत है कि वो क्यों नहीं हो रहा है। अगर पीरियड्स नहीं हो रहे हैं और साथ में वो भी नहीं हो रहा है, तो आपको पूरा इंडिकेशन मिल रहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है और आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। वैसे ही जब पीरियड्स बंद होने लगते हैं तो वो भी किसी में 45 ईयर्स में बंद हो जाते हैं, किसी में 50 में और किसी में 55 में। लेकिन उस टाइम में भी आपको अपने साइकिल में देखना है कि अगर नॉर्मली जो साइकिल चलता आ रहा है वो अचानक अचानक बहुत ज्यादा हो रहा है, या अचानक अचानक बहुत ज्यादा दिन के गैप पे हो रहा है, या फिर उसमें ज्यादा दर्द हो रहा है, या जो खून गिरता है उसमें ज्यादा क्लॉट आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा चेंज है आपके प्रीवियस साइकिल से, तो डॉक्टर से जरूर मिले। ऐसा ना समझ लें कि ये तो होता ही है, मतलब घर में हम ज्यादातर बीमारियों में कहते हैं ये सबको होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये होता रहेगा और काफी दिन तक कंटिन्यू करते हैं और एंड अप होते हैं सर्वाइकल कैंसर के रूप में। तो ऐसा नहीं करना। एक तो ये सवाल जो अभी मैंने आपसे पूछा, इसके पीछे कई वजह रही है इस सवाल को पूछने की, क्योंकि हम तीनों फील्ड में काम कर चुके हैं और हमने इस चीज को महसूस किया कि जब हम किसी को, महिला को ये बताते हैं कि पीरियड्स 9 साल में भी आ सकता है, तो लोग एकदम शॉकिंग स्टेट में चले जाते हैं, या वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं कि 9 साल की बच्ची को भी पीरियड्स आते हैं। इसका एक्सपीरियंस हम लोगों को अक्सर होता है। और दूसरी बात ये कि जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात होती है, जो लक्षण बॉडी में दिखते हैं, उसके बारे में भी लोगों को समझ नहीं आता है। जैसे हम लोग बताते हैं कि प्यूबिक हेयर्स आने लगते हैं, या ब्रेस्ट का साइज ग्रो करने लगता है बच्चियों को, और ये सब तब होना शुरू होता है जब लड़कियां जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज में आना शुरू होती हैं। तो यहाँ पर मैं चाहूंगी कि पल्लवी इस बात को थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दे कि ये जो लक्षण हैं ये क्या क्या होते हैं, और कैसे उन्हें ये समझ जाना चाहिए कि हाँ अब बच्चियां पीरियड्स में आने वाली हैं। तो इस भी बात पे थोड़ा सा पल्लवी आप एक बार जरूर जोर डाल दीजिए, क्योंकि आपने फेस किया है इन सब सवालों को। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि अभी अर्चना जी ने बताया कि 9 साल से लेकर 16 साल के बीच में लड़कियों को पीरियड्स आता है, यूजुअली आता है। तो जिन आप सोचिए कि अगर 9 साल में जिस बच्ची को पीरियड्स आएगा, उसका बॉडी प्रायर टू दैट एज उस चीज़ों के लिए प्रिपेयर होता है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑल ऑफ अ सडन पीरियड्स आ जाता है। आपका लड़कियों का फिजिकल अपीयरेंस, उनका बॉडी इंडिकेट करता है एक मदर को कि 6 मंथ्स बाद, 1 ईयर बाद या 2 ईयर्स बाद शी विल बी स्टार्ट मेंशन, अपना उसका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसा इंडिकेशन होता है? हो सकता है कि बच्ची आपकी नहीं बताए आपको कि उसके कान के नीचे बाल आने लगते हैं। वो बच्चे आप नोटिस नहीं करें, क्योंकि 7-8 साल के जब बच्चे होते तो आप भी छोड़ देते कि आप नहा लो खुद से। 4-5 साल तक मदर केयर करती है बच्चों का, उसके बाद बच्चे जो हैं वो नहीं हम खुद से कर लेंगे, तो मदर भी सोचती है कि चलो वो नहा लेंगे। लेकिन बी कंसर्न, आप ध्यान दें कि आप ये देखिए कि उनके कान के नीचे बाल आ रहे हैं, या प्राइवेट पार्ट्स पे जहाँ से वो टॉयलेट करती है उसके अराउंड हेयर्स तो नहीं आ रहे हैं, या फिर ब्रेस्ट साइज में बच्चों का कुछ इंक्रीज तो नहीं हो रहा है साइज उसका, या उन्हें तनाव जैसा कुछ टाइटनेस फील होना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी का साइज इंक्रीज कर जाता है यही इंडिकेशन हो सकता है कि उसे थोड़ा सा टाइटनेस महसूस होता हो। जब साइज बढ़ना लगता है तो बच्चे अनकंफर्टेबल होते हैं, बता नहीं पाते, उसे पेन के रूप में बताते हैं, तो वो उसको भी शरीर में भारीपन होने लगता है, भारीपन होने लगता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं। बच्चे का जो नॉर्मल बिहेवियर था एक बचपन वाला, वो थोड़ा सा ट्रेंड बदलने लगता है, उसके शौक जो हैं वो थोड़े बदलने लगते हैं। वो आपके साथ, आप उनको किड की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। 10 साल की हो गई है या 11 साल की हो गई है या 13 साल की, आप उसको सोच रहे हैं कि अच्छा ये तो बच्ची है। नहीं, हो सकता है कि वो किशोर एडोलेसेंट एज में वो 9 के बाद एंटर कर जाती है, तो उसका मेंटल लेवल पे भी चेंजेस बहुत आने लगते हैं। बच्चे भी अपनी प्राइवेसी खोजने लगते हैं, उनका वे लाइन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो आप ये नहीं समझें, उसमें क्या होता है कि आपके विचार का वेरिएशन हो जाता है कि नहीं, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, ये इरिटेटिंग हो गई है। ऐसा नहीं है,
उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, कंसर्न दिखाने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल नोटिस करें लड़कियों के ब्रेस्ट साइज पे, उनके अंडर आर्म्स हेयर्स पर, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे हेयर्स के वाइट डिस्चार्ज के रूप में उनके पैंटी पे लगना शुरू हो जाता है 6 महीने पहले से ही। अगर वो लगातार आप नोटिस कर रहे हैं कि लग रहा है, कि दैट मीन्स कि टाइम हैज़ कम कि अब आपके बच्चे कभी भी पीरियड्स में आ सकते हैं। क्योंकि ये मैंने खुद महसूस किया है, अमृता ने भी महसूस किया है अपनी डॉटर में, मैंने भी महसूस किया है। वी डिस्कस्ड दिस कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब लगता है कि बच्चे हमारे मेंस्ट्रुएट करने का उम्र उनका आ गया है। क्योंकि अगर मदर कॉन्शियस होती है इन चीज़ों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो प्री मेना की एजुकेशन दे सकती हैं अपने बच्चों को। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बेटी को पीरियड्स आने के पहले कैसे प्रिपेयर करती हैं, ताकि वो कभी परेशान ना हो, किसी डिप्रेशन में नहीं जाए, उसको मतलब उसको ये प्रॉब्लम के रूप में ना ले, उसको एक नेचुरल प्रोसेस, बिल्कुल एक हमारी शारीरिक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस हमारे बॉडी का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। बिल्कुल एक मदर को उसी ढंग से अपनी बच्ची को समझाना होता है कि हर लड़की को ये माहवारी आती है। ये लड़कियों को किशोरावस्था से लेकर बचपन से किशोरावस्था की तरह एक मूव ऑन होता है बच्चों का, और बच्चों को ये समझाना ज़रूरी होता है कि पीरियड्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं होगा तो एक लड़की, एक स्त्री मातृत्व की ओर नहीं जा पाती है, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो माँ बन नहीं पाती हैं। इसीलिए ये हमारी सृष्टि के रचना के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि एक स्त्री का माँ बनना, और माँ बनने के लिए माहवारी का होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को हम बिल्कुल हेल्दी फीडिंग दें, एक प्रॉपर वे में समझाएं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये आएगा, इस सर्टेन एज में आएगा। तो ये सभी को आता है, आपकी मदर को भी आया, आपकी आंटी को भी आया, हर लड़की को आता है, आपके फ्रेंड्स को भी आता है। अगर आप उनका माइंडसेट प्रायर प्रिपेयर करते हैं, प्री मेनार्की प्रिपेयर करते हैं, तो बच्चों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं पैड कैसे लेना। बच्चे आपसे फ्रैंक हो जाते हैं कि मम्मा ने तो बता दिया कि ऐसा होगा, और अगर उनको कुछ भी इंडिकेशन ऐसा होता है, वेट होने लगता है, स्टार्ट होता है, तो वो पैनिक नहीं करती, दे बिकम बोल्ड। स्कूल में होती हैं क्योंकि उनको पहले से पता है कि हमें क्या यूज करना है, किसके पास जाना है, वो टीचर्स के पास जाकर मांग सकती है सैनिटरी पैड। घर में होती है तो कोई इशू नहीं है, मदर है नहीं मदर है। बच्चे आजकल के फ्रैंक हैं, अब आजकल के पेरेंट्स भी, फादर भी बात कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को वैसे ही ग्रूम करिए कि कोई हेजिटेशन ना हो। वो फादर से भी बात कर ले, अगर आप घर में नहीं है, ब्रदर से भी बात कर ले, या फिर वो मार्केट में खुद जाकर परचेज करके भी ला सके। आप उनको ऐसे ग्रूम करें, इससे वो बहुत मतलब स्ट्रांग बनती हैं, कॉन्फिडेंट बनती हैं। इसी बात को थोड़ा सा और कैरी ऑन करेंगे। अर्चना, एक बहुत कॉमन सवाल जो मतलब बच्चियां अक्सर पूछती हैं, एक बच्चों के मन में एक सवाल हमेशा आता है कि आखिर ये पीरियड्स हर महीने क्यों आता है? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आखिर ऐसा क्या चीज है जिसका हर महीने आना जरूरी है। क्योंकि थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं फिजिकली मेंटली हम अनईजी हो ही जाते हैं। आइदर इन लोअर पार्ट वी आर फीलिंग वेट, और यूजिंग अ सैनिटरी पैड एंड ऑल दैट थिंग्स, वो भी एक चलता है। थोड़ा सा पेनफुल भी हो जाता है। तो एक सवाल है जो मैं बच्चियों की तरफ से आज आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल शब्द में और बहुत कम शब्द में अगर बच्चियों को ये बताना हो कि हर महीने पीरियड्स क्यों आता है, तो कैसे उन्हें इस चीज के लिए बताया जाए? क्योंकि माओ को भी मुझे लगता है कि मैंने और आप, हम तीनों ने फेस किया है कि 80 to 90% मदर्स आर नॉट अवेयर कि व्हाई पीरियड्स कम एवरी मंथ। मतलब उनका अभी भी यही है कि चल आता है, सबको आता है, हमें भी आता है। तो मुझे लगता है कि एक सवाल है जिसको आप लोग बहुत अच्छे से आज बता सकते हैं कि भाई हर महीने क्यों आता है। और ये छोटे बच्चों के बहुत सवाल हैं, क्योंकि पीरियड्स अब 9 साल में भी आने लगा है। तो इसका जवाब आप प्लीज आज जरूर दीजिए अपने शब्दों में। अमृता जी, पीरियड्स हर महीने क्यों आता है? नॉर्मल फिजियोलॉजी है। जैसे नॉर्मल फिजियोलॉजी में हम खाना खाते हैं तो हम डेली खाते हैं, एक साइकिल होती है। अगर हम एक्सक्रीशन जैसे कि वॉशरूम जाते हैं या टॉयलेट जाते हैं, वो भी एक नॉर्मल डेली रूटीन में होता है। तो पीरियड्स का भी एक
साइकिल होता है। साइकिल इसलिए होता है कि ओवरी जो होती है, जैसा मैंने बताया, रिप्रोडक्टिव एज में शरीर रेडी हो जाता है आपको रिप्रोडक्शन करने के लिए। शरीर को ये नहीं पता है कि 9 साल में शादी होगी, 10 साल में शादी होगी, 15 साल में शादी होगी, 35 में होगी या कब होगी। तो उसमें एक टाइम फ्रेम है कि भाई 9 to 45 रिप्रोडक्टिव एज है, इसमें जब भी शादी हो या जब भी ऐसा आप चाहें तो आप माँ बन सकते हैं। तो ओवरी जो रिलीज होती है वो हर मंथ रिलीज होती है, ओवरी से जो अंडाणु कहते हैं वो। तो इसीलिए हर मंथ होता है, जब वो रिलीज होता है और उसे उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी कि वो कंसीव नहीं करती, उसका मतलब जो भी लड़की है या जो भी है, अगर उनका नहीं फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो मेंसुरेशन होता है। और इसीलिए मेंसुरेशन हर मंथ होता है, क्योंकि इंडोमेट्रियम जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है वो हर मंथ प्रिपेयर होती है। जो मेंसेस होते हैं वो कहीं और के ब्लड, या ऐसा एक ये भी धारणा है लोगों की, ब्लड चला जाता है हमारा तो कोई आपके शरीर का, जैसे हमारा हाथ कटता है तो वहां का ब्लड नहीं गिर रहा है, वो यूट्रस में पूरे महीने आपके हार्मोन से एक लाइनिंग बनती है जो कि प्रिपेयर करती है आपके बॉडी को कि अगर आपका मतलब सारे कंडीशंस सही रहते हैं और वो ओवम या वो अंडा अगर स्पर्म से मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो उससे बच्चा होगा वो कहाँ रहकर पलेगा, बढ़ेगा और 9 मंथ्स तक कैसे उसका ग्रोथ होगा। तो लेकिन अगर वो जब नहीं होता उस मंथ में, तो वही लाइनिंग फिर टूटने लगती है और मेंसेस के रूप में बाहर आती है। तो इसीलिए मंथली होता है, मंथली साइकिल है। इसमें हमारे 2 हार्मोन मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक रोल प्ले करते हैं। और इसीलिए क्या कहते हैं, आप इस साइकिल में एक चीज और गौर करेंगे कि आप स्टार्टिंग में मतलब जब क्रिएटिव फेज में रहते हैं, जब लाइनिंग बनती है, आपका मूड थोड़ा अच्छा रहता है। जैसे कि मेंसेस के 3-4 दिन के बाद यू फील गुड, क्योंकि आप क्रिएटिव मोड में आपकी बॉडी चली गई है। लेकिन उसके 3 दिन बाद जब मेंसेस आते हैं तो थोड़ा सा आप पेन महसूस करते हैं, थोड़ा आपका मूड खराब रहता है, जैसे हम पीएमएस वगैरह भी कहते हैं कि आप सर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मूड अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि बॉडी डिस्ट्रक्टिव फेज में है आप, क्योंकि अब मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, यू आर अब आप क्रिएट तो कुछ नहीं कर रहे, वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, तो पेन में है, डिस्ट्रक्शन में है। तो इसलिए आप मूड स्विंग्स भी इसी वजह से मतलब महसूस कर सकते हैं, यही कारण है। और एक और चीज, अगर आप पीरियड्स को, किसी भी वुमेन की हेल्थ पीरियड्स पे निर्भर करती है, इसलिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी कारण से आप जाएं, ऐसा नहीं कि आप इसी के कारण से जाएं, तो भी वो पूछते हैं कि आपके पीरियड्स कब आए थे, कैसे आते हैं, कितना आता है, क्योंकि उससे आपकी टोटल हेल्थ का पता चल जाता है कि वहां में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, या फिर कुछ गड़बड़ी से उस पर तो नहीं असर पड़ रहा। बिल्कुल। और ये बात हम हमेशा कहते आए हैं, शुरू से कहते आए हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ अब जुड़ने लगे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोग जुड़ रहे हैं। मैं थोड़ा ज्यादा बात करने में भी ये करूंगी, इसलिए शायद आप लोगों को मैं बाद में सबको रिस्पॉन्ड करूंगी, एक एक करके सबके जवाब दूंगी। अर्चना, एक चीज और हमने महसूस किया कि पीरियड्स 28 से 35 दिन, जैसा हम बताते हैं कि पीरियड्स का एक साइकिल होता है 28 to 35 डेज का, हम बताते हैं कि अगर इसके आसपास आपके पीरियड्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बट मैंने देखा है कि महिलाओं का पीरियोडिक साइकिल बहुत ही अनस्टेबल है। किसी महिला को 1 महीने में 2 बार आ जाता है, फिर भी वो उसे नॉर्मली समझती है। किसी महिला को अगर 35 से 40 दिन में वो जो ड्यूरेशन होता है, अगर मंथ बदल जाता है तो उसे लगता है कि वो 1 ही महीने में 2 बार हो गई। तो मतलब ये पीरियोडिक साइकिल के बारे में और एक आप थोड़ा सा जरूर उस पर प्रकाश डालिएगा। और दूसरी बात मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि पीरियड्स हम लोग बताते हैं या आप जैसे डॉक्टर्स भी बताते हैं कि 3 to 7 डेज का होता है बेसिकली पीरियड्स का टाइम, और एक हेल्दी पीरियड जो है वो 3 से 7 दिन का माना जाता है। लेकिन आप हमने जब फील्ड में वर्क किया है तो हमने बहुत सारे महिलाओं में एक चीज देखा है कि किसी को 2 दिन में पीरियड्स खत्म हो जाता है और किसी के 15 दिन भी रहते हैं। तो उन्हें सही से पता नहीं हो पाता कि एक्चुअली में क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं चाहूंगी कि पीरियड्स का जो टाइमिंग है, क्या परफेक्ट टाइमिंग होना चाहिए, कितने दिन ब्लीडिंग होनी चाहिए, क्या पहले दिन ब्लीडिंग ज्यादा होती है या दूसरे दिन ब्लीडिंग ज्यादा होती है, कुछ इसमें बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। तो मैं चाहूंगी कि एक बार ब्लीडिंग, पीरियड्स का टाइमिंग एंड पीरियोडिक साइकिल, इस तीनों को भी आप क्लैरिफाई कर दें बहुत आसान शब्दों में, ताकि हम लोगों को जोड़ सके, इन सब चीजों के बारे में अवेयर कर सके।
अमृता जी देखिए, जैसे जब भी हम मेडिकल साइंस में बात करते हैं तो एवरेज लेते हैं, कुछ भी एक्यूरेट नहीं होता। जैसे ब्लड प्रेशर जब हम कहते हैं 120 टू 80, इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि आपका 120 टू 80 ही है तो सही है। मतलब 120 टू 80 ज्यादातर लोगों का होता है, एवरेज है। लेकिन अगर आपका 100 है और 70 है या 75 है और आप ठीक महसूस कर रहे हैं, और शुरू से जब से आपने बीपी चेक कराना शुरू किया है और यही रेंज रहता है, तो ये नॉर्मल है आपके लिए, आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं। जिनका 120/80 रहता है या फिर जिनका 130 ऐसे रहता है, और अगर उनका 110 है या 100 है और 75 है और उनको उसके साथ घबराहट भी हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं, तो उनके लिए जरूर ये लो लो की तरफ इशारा है। मेरा ये बताने का यही मतलब है कि जब हम रेंज कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन को वही होगा, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। साथ में ये भी होना चाहिए कि उसको उसके साथ कोई तकलीफ नहीं हो, क्योंकि देखिए अगर शरीर में कुछ दिक्कत होगी तो उसके साथ सिम्टम्स भी आएंगे, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको 2 दिन का पीरियड आ रहा है, साथ में आपको और भी सिम्टम्स है, जैसे पेट में दर्द रहता है या सिर में दर्द रहता है या स्किन पे इरप्शंस हो रहे हैं या फिर आपको व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा आ रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपके पीरियड सही नहीं हो रहे। लेकिन जब से पीरियड्स हुआ और तभी से ही आपका 2 या 3 डेज रहता है और आपको उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपने मतलब बच्चे भी हो गए और सब कुछ है, तो फिर ये आपकी नॉर्मल साइकिल है। जैसे हम बोलते हैं ना, भूख है 4 बार खाना चाहिए, लेकिन कई लोग 3 बार खाते हैं, कई लोग 2 बार खाते हैं, तो जैसे आपकी बॉडी अडेप्ट हो गई। लेकिन फिर ये भी है कि ऐसा नहीं कि पहले आपको 3 से 5 दिन आते थे, अब 2 दिन आते हैं तो आप चुपचाप बैठ जाए, नहीं। तो आपको जरूर डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या कम उम्र में भी बहुत सारी बीमारियां आजकल हो गई हैं। जैसे पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो गया है, ओबेसिटी के कारण भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, साथ ही सर्वाइकल भी है, ल्यूकोरिया भी कई लोग कहते हैं ऐसे होना तो चाहिए या तो मेंसेस से पहले या फिर बाद, लेकिन कुछ लोग को थ्रू आउट द मंथ होते रहता है एंड वो इसको नॉर्मल समझते हैं। ये नॉर्मल एकदम भी नहीं। आपको इसके लिए बात करनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुछ चिपचिपा चीज आ रहा है, पानी जैसा आ रहा है, क्योंकि उससे क्या होता है, वो इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके प्राइवेट पार्ट्स में। और साइकिल जैसे 21 to 35 डेज, मैंने कहा ये मेडिकली मतलब एवरेज है। अगर आपको शुरू से ही ऐसा आ रहा है, जैसे शुरू से ही आपको 21 डेज पे आता है, तो अभी भी आ रहा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको शुरू से 28 डेज पे आ रहे थे और आप 21 डेज पे बार बार आ रहे हैं या फिर उससे कम भी होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए, उस पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हाँ, और आजकल तो पीरियड्स का वो भी आ गया है, आप मतलब टाइम कैलकुलेटर टाइप्स आप अपने इसमें डायरी में या कहीं पे भी नोट डाउन करके रख सकते हो, उससे चेक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ी हो रही है तो 1-2 महीने से देख लीजिए। साथ में ये भी देखिए कि आपके जो पीरियड्स आ रहे हैं तो वो कैसे हैं, मतलब पहले जैसे ज्यादा ब्लड आ रहा है या ज्यादा क्लॉट्स आ रहे हैं या पेन आ रहा है, तो दिखाना चाहिए। तो ये तो हो गई कि पीरियड्स का दिन कितना होना चाहिए, साइकिल क्या होना चाहिए, और महिलाओं को ये जो आपने एक बात बोली है अर्चना, पल्लवी आप भी रिलेट करेंगी कि हम महिलाओं की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जब वो हमारे पीरियड से रिलेटेड सवाल करते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब हम उन्हें सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते, ताकि जिसकी वजह से क्या होता है कि डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट सही से नहीं कर पाते। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारी 90% जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, स्पेशली महिलाओं की, वो पीरियड से ही रिलेटेड होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर उससे जुड़ाव होता है। और इसके अलावा जो मैं आपसे कुछ सवाल ये भी पूछूंगी कि ये तो हो गई कि पीरियड्स क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, कितने दिनों के लिए होता है। अब इसके साथ साथ हम ये सवाल आपसे करेंगे कि जो एक हम लोग कहते हैं कि पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसके ऊपर भी बात करना बहुत जरूरी है, जैसा पल्लवी अभी थोड़ी देर पहले बता भी रही थी, क्योंकि कई बार हम महिलाओं को कोई समझ नहीं पाता। मेनार्की टू मेनोपॉज, हमारी स्थिति ऐसी है कि जब हमें पीरियड शुरू हो रहा होता है तब भी कोई हमें समझने को तैयार नहीं है, जब हम मेंस्ट्रुएटिंग है तब भी कोई हमें समझने को तैयार नहीं है, एंड जब हम वी आर गोइंग नियर बाय टू मेनोपॉज तब भी हमें कोई समझने को तैयार नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि आज इसके बारे में अर्चना आप जरूर कुछ बताएं कि मेनाकी के वक्त बच्चियों का माइंड सेट हमें कैसा रखना चाहिए। जैसे पल्लवी ने अभी इस पे थोड़ा स्ट्रेस डाला है कि क्या होना चाहिए, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो मेंस्ट्रुएटिंग
फेज में लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ घर के मेंबर्स का क्या होना चाहिए और उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो इस चीज को इंडिकेट करें कि इसको पीएमएस है, और ये मेनोपॉज तक क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा लक्षण और उसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालिए आज। पीएमएस वही जैसे आपने बताया प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स है और बहुत जरूरी है आजकल, मतलब ये जानना। पहला टाइम तो जैसा भी था हम सब ने देखा है, लेकिन एक घर में जो सपोर्ट सिस्टम बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। सिर्फ सैनिटरी पैड लाकर ही देने की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक उसके साथ कंपेनियन बनने की, सपोर्टर बनने की, और उसे एक जो हीन भावना कहते हैं इस एज में, उससे ना ग्रसित हो हमारा बच्चा, वो देने की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो आप उसके साथ खुल के इस बारे पे बात करें, और सिर्फ बात नहीं, उसकी उसकी तकलीफ को समझें। क्योंकि पीएमएस में क्या होता है, आपका मूड स्विंग्स होते हैं। जिस बात पे आप पहले शायद नहीं रिएक्ट करते, उस बात पे आप रिएक्ट करने लगते हैं। अब हमारे घर, मतलब हमारे जो सोसाइटी में आम धारणा है कि बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, बच्चे मना नहीं कर सकते, उनको कहा कि पानी दो तो वो पानी देंगे, और उसमें भी खास करके लड़कियां। तो ये हम नहीं समझते कि शायद ये उसका भी मेंस्ट्रुएशन का टाइम है, उसको अभी अंदर से अच्छा नहीं लग रहा। जैसे मैंने पहले कहा कि बॉडी पेन में रहती है, तो मेंटल सिस्टम भी पूरा पेन में है, तो वो मे भी मना कर दे। अब हम उस बात को उस टाइम में ये समझ लेते हैं कि इसको हमें सिखाना है, ये लड़की है तो उसने मना कैसे कर दिया। नहीं, उस टाइम आपको समझना है कि वो तकलीफ में है, और ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं कि अच्छा बेटा तुम तकलीफ में हो तो तुम मत जाओ, मैं करूं। नहीं, आपको उसे पॉजिटिव वे में, ठीक है, अगर उसने किसी चीज के लिए मना कर दिया तो आप कर दें उसको, तो उसे भी एक थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, और उसमें भी एक डेवलपमेंट, मतलब अच्छी भावना की डेवलपमेंट होगी। हम जैसा कहते भी हैं कि जिस घर की औरतें पढ़ी लिखी होती हैं, उस घर के बच्चे जरूर पढ़े लिखे होते हैं। क्यों? क्योंकि औरतें वही कल्चर मतलब आगे बढ़ाती हैं, उनमें ये होती है, शक्ति होती है। या फिर आप, तो वैसे ही अगर हमारी लेडीज मेंस्ट्रुएशन को, मेनार्की को या मेनोपॉज को समझने लगेंगी, तो फिर मेल मेंबर्स भी समझने लगेंगे। हम इक्वालिटी के बाद में मेल मेंबर्स को ज्यादा समझाने लगते हैं, और फीमेल फिर भी नहीं समझती घर में। तो फीमेल को समझने की जरूरत है कि अगर आपके बच्चे में कुछ चिड़चिड़ापन आ रहा है, या कोई सिर दर्द है, या कुछ, तो आप उसके लिए कॉशियस रहिए, और उन चीजों का मतलब पहले से ध्यान रखिए कि अच्छा ठीक है, इसको मेंसेस के टाइम में पेट दर्द होंगे तो हॉट वाटर बॉटल की जरूरत हो, या फिर कोई मेडिसिन की जरूरत हो, या फिर क्या कहते हैं डाइट उस तरीके से आप दें। साथ ही किसी बात पे अगर चिड़चिड़ापन हो तो उसको अच्छे से कंसोल करें। आप अपने बच्चे को बेहतर समझते हैं कि उसको कन्फ्रंट करने से वो समझ जाएगा, या वो प्यार से समझ जाएगा, या उसको उस टाइम पे छोड़ देने से समझ जाएगा। मैं फिर यही बात कह रही हूँ कि इंडिविजुअलिटी है, इसमें कोई एक चीज को लेकर आप नहीं चल सकते कि अच्छा इसकी बात मान ली जाए या इसकी बात छोड़ दी जाए। तो उस तरीके से जरूर करना चाहिए। और अमृता जी, बच्चे तो बच्चे, मैं समझती हूँ 40 से अबव लेडीज के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, और उस टाइम ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उस टाइम उनको और उनके एक सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है मुझे, अर्चना अवस्थी जी ने पूछा भी है कि मेनोपॉज में क्या परेशानी होती है और इसका उपाय क्या है। तो मैंने अभी जो सवाल किया वो सामने से भी आ गया है, तो आप उसका जरूर जवाब दें। और एक और सवाल आया है कि पीसीओएस क्या होता है, व्हाट इज पीसीओएस। और आजकल पीसीओएस नहीं, मुझे लगता है पीसीओडी समथिंग होता है, तो वो हाँ, अर्चना हाँ। आप बेटर बताएंगी कि पीसीओडी क्या होता है। पूनम त्रिवेदी जी का सवाल है, और मुझे लगता है कि इन दोनों सवालों के जवाब आपको लेने चाहिए कि मेनोपॉज और पीसीओडी क्या होता है, इसके बारे में बताइए। मेनोपॉज के बारे में मैं भी बताने रही थी आपको कि बच्चों में तो ठीक है, माँ है तो कहीं ना कहीं समझदारी आ जाती है, लेकिन जब मेनोपॉज के टाइम आप रहते हैं तो आप फैमिली में हस्बैंड है, बच्चे भी बड़े हो गए रहते हैं, और उस टाइम में जो औरतों में काफी चेंज आता है, मतलब ड्रास्टिक चेंज आता है, उसको कोई समझ नहीं पाता है। बच्चे चूंकि प्यूबर्टी एज में रहते हैं उस टाइम में ऑलमोस्ट, तो वो मदर की भावनाओं को भी उतना नहीं समझते। उनको लगता है अच्छा मम्मी हमेशा ही मना करती रहती है, हमेशा ही डांटती रहती है। हस्बैंड भी उस चीज को नहीं समझते, और लेडीज बहुत ज्यादा उस प्रॉब्लम से परेशान होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बॉडी में हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं, आपको पैल्पिटेशन हो सकती है, मतलब धड़कन का जल्दी जल्दी चलना, कई बातों में घबराना, जैसे कहते हैं ना जी घबराने लगता है हमारा। तो उस टाइम ये नहीं समझते कि ये हमारे प्री मेनोपॉज के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो उस टाइम ज्यादा सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि 15 डेज में आपको साइकिल्स आने लग जाते हैं, कुछ कुछ दिन तक साइकिल नहीं रहेंगे, तो आपके मन में 10 तरह की चीजें चलती है, हार्मोन इम्बैलेंस होते रहता है, डाइटरी तो जैसे एज बढ़ती है बाकी सारी चीजें असर करना शुरू करती ही है। तो इसलिए 40 के अराउंड जब आप आते हैं तो मुझे लगता है घर में ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड करना चाहिए कि हस्बैंड बच्चे सब इस बात को समझें और मदर को काफी सपोर्ट करें, क्योंकि उस टाइम में
मदर इन लॉ भी मैं समझती हूँ ज्यादातर फैमिलीज में होती है, चाहे नहीं होती है, लेकिन ये दो लोग हमेशा ही रहते हैं, बच्चे और हस्बैंड। तो दे शुड अंडरस्टैंड कि अभी जो घर की लेडीज है उनका ये फेज चल रहा है और इसमें उनको सपोर्ट की और हेल्प की भी जरूरत है, मतलब मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, कहीं ना कहीं। तो ये जरूरी है। और हाँ, अगर सिम्टम्स आते हैं, जैसे आपको हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, मतलब कि 15 दिन में साइकिल आ जा रहा है, या फिर साइकिल बहुत कम आ रहा है, तो आप जरूर से जाके डॉक्टर से मिलें। ऐसा नहीं कि ये समझे कि सबको होता है तो मुझे भी हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर ये नॉर्मल हो, लेकिन डॉक्टर से दिखाने के लिए इससे जरूरत है कि इसमें साथ में कोई और चीज अंदर के अंदर ना हो रही हो, क्योंकि आजकल हम जानते हैं सर्वाइकल कैंसर के केसेस ज्यादातर इसी एज में आते हैं। बिल्कुल। और पीसीओडी जो सेकंड क्वेश्चन था, है ना, जी जी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता है ये, और इसमें ओवरीज में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मेंसेस या तो हैवी होने लगते हैं या फिर स्कैंटी होने लगते हैं, इरेगुलर होने लगते हैं। कई बार 2-2 3-3 महीने मेंसेस नहीं आता है। ज्यादातर मैंने यंग गर्ल्स में देखा है कि जो मतलब 16, 17, 18 में होते हैं, उनके मेंसेस स्टार्ट अच्छे, मतलब सही सही होते हैं, बट थोड़े दिनों के बाद उसमें इरेगुलरिटी आने लगती है। पहले 35 डेज, फिर 40 डेज, और फिर 2-2 3-3 महीने नहीं आ रहे हैं, साथ साथ वो वेट पुट ऑन करने लगते हैं। तो इसमें भी डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। इसका जो टेस्ट है यूएसजी करके देखा जाता है। उसके बाद जैसा रहता है कि अब इसके अगर पीसीओडी है तो डाइट इज वन थिंग। डाइट में इसलिए कह रही हूँ कि आजकल लोग बहुत जंक फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा हाई इनटेक ऑफ कैलोरीज है, अनहेल्दी फ्रेश, खाना। हाँ, फ्रेश फूड्स नहीं खाते। पेरेंट्स भी अपना जान छुड़ाने के लिए कहीं ना कहीं, मैं कहूंगी, देखिए बीच में मैगी पे इतना सब कुछ चला था, लेकिन आज फिर मैगी वापस से और घर में मैगी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम दे रहे हैं और उसके बाद ये सब कुछ होता है। फिर पिज्जा, बर्गर, ये सब जो है, डाइट, कोक, जो कि हमें एकदम हटा देना चाहिए। तो उन सब की वजह से ज्यादातर यही है। कुछ जेनेटिक भी होता है, परिवार में है तो बाकी को भी हो सकता है, जैसे मदर को है तो डॉटर को भी हो सकता है। तो यूएसजी करा के देखा जा सकता है, और इसके बाद जैसी ट्रीटमेंट आप लेना चाहे, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, इन सबकी ट्रीटमेंट। धीरे धीरे हम मूव करेंगे अपने असली सब्जेक्ट की तरफ कि हमने आज कहा था कि हम एनीमिया के ऊपर बात करेंगे, और जहां तक हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि पीरियड्स में एक सबसे कॉमन सिम्टम्स, उसका एक सवाल भी है। आरती सिंह जी ने सवाल पूछा है कि क्या पीरियड्स के दर्द को कम करने के लिए मेडिसिन लिया जा सकता है। तो पहले तो इस सवाल पे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% लोगों का यही सवाल है कि पीरियड्स में दर्द होता है तो मेडिसिन लेना है कि नहीं। हमने आज डॉक्टर अर्चना को इसीलिए बुलाया है, और हम चाहते हैं कि आज होम्योपैथ में इन सारी समस्याओं का क्या क्या समाधान किया जा सकता है उसके बारे में हम बात करें। तो हम शुरू करेंगे पीरियड्स के दर्द से, क्योंकि ये एक पहला और सबसे आसान और बहुत सिंपल सा सवाल है कि पीरियड्स में अधिकतर महिलाओं को पेन होता है, उनको दर्द जैसा महसूस होता है और उनको लगता है उस वक्त क्या करना चाहिए। आमतौर पर हम दो चीजों से इनको बताते हैं, या तो वो उनको कहते हैं कि गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी का सेक लीजिए, ये कुछ साधारण जो उपाय हम लोग बताते हैं। लेकिन अर्चना जी, मुझे आज ये आप बता दीजिए कि पीरियड्स के पेन को कम करने के लिए होम्योपैथ में क्या ऑप्शन है, क्योंकि एलोपैथ की दवाएं जब पेन किलर्स की बात होती है तो नॉर्मली मना किया जाता है, बिकॉज इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं जैसा कि हम लोग बताते हैं। तो आप आज बताइए कि पेन को कम करने के लिए होम्योपैथ क्या उपाय बताता है। अगर देखिए, अगर पेन इतना है कि आप सह सकते हैं तो मैं कहूंगी सहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे इम्यूनिटी डेवलप होती है। लेकिन अगर पेन इतना ज्यादा है जो आप सह नहीं सकते, आपके डेली रूटीन को हैम्पर कर रहा है, आपको पूरा टाइम ही उससे उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे होम्योपैथी में दो बहुत अच्छी दवाएं हैं। एक कोलोसिंथ 200 पावर में, जिसको लेने से दर्द में आराम मिल जाता है पीरियड्स में। दूसरा है मैकफॉस 200। इन दोनों दवाओं को, दोनों साथ में नहीं, दोनों अलग अलग अगर आप लें तो आपको दर्द में, पीरियड्स के दर्द में आराम मिलेगा। इसको आप लेकर के घर में रख सकते हैं, और महीने में जब भी दर्द होता है, जब पीरियड्स आते हैं और दर्द होता है, तो 2 से 3 दिन आप सुबह शाम, या अगर दर्द बहुत ज्यादा है तो 3 से 4 बार भी ले सकते हैं। डायरेक्टली जीभ पे लेना है, 5-5 बूंद, आराम मिल जाएगा।
तो पल्लवी, आप इन दोनों दवाओं के नाम नोट कर लें, और आरती जी को आप जवाब में ये बता सकती हैं कि ये दवाएं उन्हें अगर पीरियड्स में पेन हो रहा है तो होम्योपैथ के तौर पर वो इन दवाओं का सेवन कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैंने मैं नोट कर पल्लवी लिया। के पास हाँ, बिल्कुल। अब मैं पल्लवी के पास वापस आऊंगी कि हम लोगों ने महसूस किया है कि महिलाओं में खून की कमी एक बहुत कॉमन चीज है। इसको कोई बीमारी के तौर पर अगर आप ना भी देखें तो मतलब 70% 80% महिलाएं जो हैं वो खून की कमी से ग्रसित हैं, और हमारे पास तो रोज आ रहे हैं। और हमने अभी जब एक क्वेश्चनर शुरू किया है, सवाल आपके जवाब हमारे जिस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं, तो मुझे जो इस महीने के जो सवाल आए हैं, अर्चना जी आपके लिए भी है ये, उसमें से अधिकतर सवाल ये हैं कि सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा शरीर हमें फूला हुआ महसूस हो रहा है, हमारे शरीर में सूजन है, हमें बहुत थकावट महसूस हो रही है, और इसके अलावा जो है उनको ऐसा फील, जब वो अपने ब्लड की जांच कराते हैं तो नॉर्मली उन्हें पता नहीं होता है कितना ग्राम खून होना चाहिए एक महिला को या एक पुरुष को उनके शरीर में, तो ज्यादातर महिलाओं के जांच में खून कम ही आता है, और उनको पीरियड्स भी, उनका मतलब पीरियड्स की जो ब्लीडिंग है वो भी बहुत, या तो बहुत ज्यादा हो रही होती है या तो बहुत कम हो रही होती है। तो मैं आज एनीमिया के बारे में पहले तो अर्चना से सवाल ले लेते हैं कि अर्चना जी, एनीमिया एक्चुअली में क्या है और इसके लक्षण क्या क्या है जो आम महिलाओं में दिखते हैं और उन्हें पता चल जाए कि एनीमिया उन्हें हो रहा है या खून की कमी उन्हें हो रही है। बाद में फिर हम कुछ और बातें करेंगे। देखिए, एनीमिया एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें आरबीसी, पहले मैं बताती हूँ कि आपके शरीर ब्लड में 3 सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जिसे लाल कोशिकाएं भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेत कोशिकाएं, और प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स कहते हैं। तो आरबीसी में एक चीज होती है, उसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। आरबीसी सेल के बीच में एक और सेल होता है, उसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। और हेमोग्लोबिन का फंक्शन होता है कि वो आपके बॉडी में हर सेल, हमारे शरीर में इतने सारे सेल हैं, उन सबको ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए। तो हेमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन पहुंचाना। जैसे ही आपके शरीर में हेमोग्लोबिन या आरबीसी कम होता है, ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है। ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है तो शरीर में अलग अलग तरह के सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे थकान दिखने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ता है आपको, क्या कहते हैं, सिर में दर्द हो जाता है, घबराहट होती है, आप बैठ कर उठते हैं या फिर सोकर उठते हैं तो आपको अचानक से ऐसा लगता है चक्कर आ गए। तो ये सारी चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। अब एनीमिया होता क्यों है, इसके भी अलग अलग कारण हैं। कुछ जेनेटिक कारण हैं, कुछ दूसरे ऐसे कारण है जो कि किसी हेरिडिटी में, जो मतलब हमारे फैमिली में बीमारी चली आ रही है, या फिर आपकी बॉडी में क्या कहते हैं, जो ब्लड जमने की जो क्लॉटिंग का फैक्टर नहीं है, उसकी वजह से भी हो सकता है क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है। लेकिन मेनली 3 कारण, या तो खून बह रहा है कहीं से, ब्लड लॉस हो रहा है, या फिर आरबीसी नहीं बन रहा, या फिर आरबीसी बन रहा है तो वो जल्दी जल्दी टूट जा रहा है। एक आरबीसी की एवरेज लाइफ है 120 डेज आपके बॉडी में। अगर वो 120 डेज, 120 दिन से जल्दी जल्दी टूट जा रहा है, यानी कि हमारे बॉडी ने तो उसी हिसाब में बनाया है, अब वो जल्दी जल्दी टूट जा रहा है तो उसकी कमी होगी। जो पीरियड्स में होता है वो मेनली ब्लड लॉस की वजह से होता है एनीमिया। और प्रोडक्शन तो मैंने कहा कि आरबीसी बन ही नहीं रहा, उसका भी कारण आप फिर आगे जाएंगे तो देखेंगे कि क्यों नहीं बन रहा है। तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी है। आरबीसी बनने के लिए हमें आयरन की जरूरत है, तो अगर आयरन की कमी है तो एनीमिया हो सकता है। फिर हमें क्या कहते हैं, विटामिन B12 और फोलेट का भी, हाँ, विटामिन B12 और फोलेट का भी आता है, अगर वो भी कम है तो उसके कारण भी एनीमिया हो सकता है। तो बहुत सारे कारण है, लेकिन पीरियड्स में ब्लड लॉस एक मेन कारण होता है एनीमिया का। और मेनली हम ये देखते हैं कि वो आयरन की कमी से होता है, क्योंकि बॉडी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जिससे कि आयरन मतलब आरबीसी बनेगा। इसका एक सिंपल टेस्ट है सीबीसी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सारी औरतों को, अगर वो हर महीने नहीं करा सकते तो कम से कम साल में 2 बार जरूर कराना चाहिए उन्हें अपना सीबीसी। बहुत ही सस्ता टेस्ट है और इससे पूरे बॉडी का सिम्टम समझ में आ जाता है। आपकी बड़ी से भी बड़ी बीमारी होगी तो आपके सीबीसी रिपोर्ट में कुछ न कुछ
जरूर आएगा। आएगा। तो ये टेस्ट, हाँ, हाँ कुछ ना कुछ जरूर आएगा डीरेंज, ताकि उसको देखने से डॉक्टर फर्दर टेस्ट आपको बता सके। तो ये टेस्ट जरूर कराएं। महंगे टेस्ट तो मतलब इसके बाद हो सकते हैं अगर कुछ ऐसा कारण मिलता है तो, लेकिन ये टेस्ट हर 6 महीने पे हर औरत को करा लेना चाहिए। अच्छा, अधिकतर महिलाओं में ये जो सूजन की एक समस्या बताती हैं महिलाएं कि हमारा शरीर फूल रहा है, तो ज्यादातर महिलाओं में मैंने दो समस्याएं कॉमन देखी हैं। एक तो उन्हें चक्कर बहुत आते हैं, और एक तो उसने आपने बता दिया कि चक्कर आना एक खून की कमी का एक लक्षण है। तो सूजन आना और शरीर में सर में दर्द होना, सर में दर्द होने का जहां तक मुझे कारण समझ में आता है कि अगर ऑक्सीजन जो है उसका सही फ्लो नहीं हो रहा है या सही मात्रा में ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है तो हमें सर दर्द होता है। तो आप मतलब हम लोग रिलेट कर पाते हैं कि महिलाओं में ये समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। मतलब ज्यादातर महिलाओं को माइग्रेन की प्रॉब्लम आप देखेंगी, ज्यादातर महिलाओं को सूजन की समस्या है। तो ऐसा क्यों है कि हम महिलाओं को ही इन सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है? हालांकि बहुत सिंपल शब्द में हम कह देते हैं कि महिलाओं में पीरियड्स होता है इसलिए ऐसा होता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। पीरियड्स का जो ब्लड लॉस है वो अभी आपने बताया कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, और वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। तो क्या खान पान एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये समस्या आती है महिलाओं में? और अगर ऐसा है तो हमें इस बारे में क्या करना चाहिए और कैसे महिलाओं की इन चीजों पे वर्कआउट करने की जरूरत है? देखिए क्या कहते हैं, जैसे शरीर के सूजन की बात बोली आपने, वो तो इसलिए भी है कि एक तो खून की कमी, जैसा एनीमिया बताया कि हेमोग्लोबिन की कमी हो सकती है या आरबीसी की कमी हो सकती है। नॉर्मल 4.2 टू 5.4 लीटर्स होना चाहिए। तो अगर इससे कमी है तो जरूर होगी। तो इसका कमी का एक लक्षण ये भी है कि शरीर में सूजन आ जाती है। आप जब टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा कि ब्लड वॉल्यूम कम है या फिर हेमोग्लोबिन कम है, जिसकी वजह से उनके शरीर में सूजन है। दूसरा, थायराइड की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर ये दोनों नहीं है तो कुछ और भी हो सकता है। तो इसके लिए तो टेस्ट कराना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये दो नॉर्मल रीजंस हैं जो जिसकी वजह से भी सूजन आ सकती है, भारीपन लग सकता है। तीसरा, डाइटरी हैबिट्स, जो अभी हमने बात की, खाने पीने का तरीका। कई बार क्या होता है कि हम वैसे नहीं खाना बहुत ज्यादा खा रहे होते, लेकिन जो भी हम खा रहे होते हैं उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, जिससे हम वेट पुट ऑन। तो मेरा यही कहना है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझ पाए कि थाली में जब हम खाना रखते हैं तो उसके साथ हमें ये सोचना चाहिए कि हमने क्या रखा है इन टर्म्स ऑफ फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। ये सोच के जब हम थाली में रखने लगेंगे तो फिर हम अपने आप सब कुछ सही रखने लगेंगे। खाना सिर्फ खाना ही हमारे सॉल्यूशन नहीं है, सही खाना खाना जरूरी है। साथ ही एक और चीज मैं बोलूंगी कि हमारे औरतों में ये जो प्रॉब्लम होती है एनीमिया की या ब्लड लॉस की या ब्लड कमजोरी की, इसका एक कारण ये भी कि हम पानी पीने पे ध्यान नहीं देते। हम लोग इतना काम में बिजी रहते हैं, सुबह उठे किचन में लग गए तो बच्चों को नाश्ता दिया, हस्बैंड को, ये सब, फिर घर का काम कर रहे हैं, फिर कपड़े धो रहे हैं। मतलब हर औरतों के पास मोर और लेस सेम ही काम होते हैं। तो उसमें हमारा पानी पीने का जो एक होता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट का तो टाइम है, लंच का तो टाइम है, लेकिन पानी का कोई टाइम नहीं है, तो उसको हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हमें कॉशियस होकर पानी भी पीना चाहिए। जब आप रात को सोकर और सुबह उठते हैं तो उसके बीच में 7-8 घंटे का गैप होता है, तो उसके बाद कम से कम 2 से 3 ग्लास पानी पीना चाहिए। अब ये आपको समझना है कि आप किस फॉर्म में पियेंगे। कोई खाली पानी पी पाता है, किसी को खाली पानी पसंद नहीं है तो आप उसमें इलेक्ट्रोल पाउडर मिलाकर पीते हैं, नहीं तो आप उसमें नींबू, चीनी या शहद डाल के पिए। लेकिन आपको ये मेक श्योर करना होगा कि उठने के बाद 1-2 घंटे में ही आप 3-4 ग्लास पानी जरूर पिए, क्योंकि वो एक बड़ा गैप हो जाता है हमारी नींद के बाद से और जगने में। और उसके बाद हम रेगुलरली काम करते होते हैं तो हम स्वेट भी कर रहे हैं, किसी किसी और फॉर्म में भी पानी हमारे बॉडी से जा रहा है, तो उसको कवर अप करने के डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है बॉडी में, उसके वजह से भी चीजें जो है वो सही नहीं हो पाती। सही बात है। अच्छा, मैं पल्लवी के पास आऊंगी। पल्लवी, आपने और हम लोगों ने, सब महिलाएं तीनों की तीनों, हम लोगों ने एक चीज महसूस किया होगा कि जब हम अपने खाने की थाली को सर्व करते हैं, स्पेशली जब महिलाएं अपने खाने की थाली को सर्व करती हैं, तो आप महसूस करेंगी कि महिलाएं अपने लिए कभी सैलेड नहीं काटती हैं, वो पुरुषों के लिए सैलेड काटती हैं और वो खाती हैं। अगर उसमें एक आध खीरे का पीस बच गया या एक आध प्याज का टुकड़ा बच गया, वो वापस उठा
तो एक तो हाँ, एक इस बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करूंगी कि आपके घर में चाहे आप 1,000 रुपए के फल खरीद के ले आए, बट महिलाओं को मैंने बहुत कम संख्या में देखा है कि वो अपने लिए एक प्लेट फल काट कर, बहुत कम महिलाएं जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं शायद उनको, या फिर जो ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी हुई है शायद वही सब करती होंगी। हम जो साधारण हैं वो फल काट कर भी नहीं खाती हैं। तो ये दो लैकिंग तो मैंने खुद किया हुआ है, तो मैं समझ सकती हूँ। तीसरी लैकिंग जो है कि हम अपने घर का जो खाना होता है उसको, जो बचा हुआ खाना है उसको कंप्लीट करने के चक्कर में, खत्म करने के चक्कर में वो सारा कुछ खा जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स अपने आप बढ़ जाता है। अब महिलाओं के खाने में दाल की भी बहुत कमी देखी गई है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, तो मैं चाहूंगी कि पल्लवी आज आप थोड़ा हेल्दी थाली के बारे में बताइए, क्योंकि एज अ महिला बहुत जरूरी है बताना। और आप एक बार इसको डिस्क्राइब करिए। हेल्दी थाली की बात कर रहे हैं, अमृता कर रही हैं, तो पहले अमृता और पल्लवी क्या खाती हैं थोड़ा सा उस पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। तो बिल्कुल। सबका केयर करने के लिए हम लोग दोनों रेडी रहते हैं, फेवरेट रेसिपीज बनाने के लिए परेशान रहते हैं कि कौन क्या, हस्बैंड को क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है ना। और भले ही हमारी सब्जी कल वाली सुबह वाली बच क्यों नहीं जाए, लेकिन आफ्टरनून में अगर बच्चे डिमांड करते हैं, हस्बैंड चाहते हैं नॉनवेज बने, तो हम लोग बहुत मजे में बनाते हैं। लेकिन जब खाने की बारी आती है तो मैं अपने से ही शुरुआत करूंगी कि हमारा दिमाग रहता है कि अरे वो सुबह वाली जो सब्जी बनी थी उसका क्या होगा, तो चलो हम लोग अपनी थाली में वो सब्जी ले लेते हैं। हाँ, तो वो फिनिश करने पे हमारा ज्यादा ध्यान होता है। सलाद काटने की बात अमृता कर रही थी कि सारे सलाद हम लोग बड़े अच्छे से काट कर सजाते हैं, डाइनिंग टेबल पे रखते हैं, लेकिन जब सब लोग खा लेते हैं लास्ट में शायद प्याज ही बच जाता है एक दो, तो उसी में हम लोग बहुत खुश होते हैं, अरे प्याज ही दे दीजिए ना, प्याज और नींबू डाल के बड़े मजे में खा लेती है। और अभी अमृता ने ये भी बताया कि दाल, तो ऐसे में कहूंगी कि महिलाएं बड़ी चटोरी होती हैं, वो उनका ऑप्शन बट ऑप्शन होता है कि वो ग्रेवी वाली सब्जी राइस और मजे में खा लेंगी और दाल को अवॉइड करती है, रहे तो भी शायद अवॉइड कर दे, बच्चों को पिला दे, अरे पी लो, बहुत इसमें प्रोटीन होता है, पीना चाहिए। मैं खुद भी करती हूँ, अपने बच्चों को जरूर देती हूँ, एक कटोरी दाल पीना है, हस्बैंड को भी जरूर देती हूँ। जब मेरी पीने की बारी आती तो बड़े परेशान हो जाती, सोचती किसको चिपकाऊं ये दाल की। तो यही मतलब अपने से ही मतलब देखिए ना कि हम क्या कर रहे हैं, मैं अभी दूसरे पे नहीं जाऊंगी, मैं क्या कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हो, पहले इतना ही देखते हैं। और मुझे नहीं लगता अर्चना भी इससे कुछ अलग है, हम तीनों में सबसे मैं भी यही हूँ। तीनों वही सबसे वीक वही दिखती है। तो पता चलता है कि खाना में क्या खा रही हैं। तो बस यही कहूंगी कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। यही शायद नतीजा है कि आज मेरा बीपी लो हो जाता है, फिर अर्चना जी की जरूरत पड़ जाती है ना। तो थायराइड का भी मुझे प्रॉब्लम हो गया है, अमृता भी वर्ज पे आ गई हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं, वार्निंग बेल बज रहा है कि है ना अलर्ट हो जाइए, डाइट कॉन्शियस हो जाइए। अब समय आ गया है कि अब हम लोग टुवर्ड्स 40s आ रहे हैं हम लोग, और जो काउंसलर्स हैं वो अगर अवेयर नहीं होंगे तो बड़ा मुश्किल होगा काउंसलिंग करने में। इज इट क्लियर ऑल ऑफ अस? तो आज हम बात करते हैं कि कैसे एक न्यूट्रिशियस थाली हम अपने लिए क्रिएट करें। ठीक है, चीजें वेस्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन जितने कंसर्न हम फैमिली के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, अपने पेरेंट्स के लिए हैं, उनके लिए भी कंसर्न है कि हेल्दी फूड क्या होता, उतनी ही कंसर्निंग हमको अपने लिए भी होना होगा कि हमारे डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब आलू गोभी की सब्जी बनी, गोभी खत्म हो गई और हम आलू ही खा रहे। आप खाने को सबको बैलेंस तरीके से बांटे, क्योंकि आप जब डाइनिंग टेबल पर बैठते सब लोग साथ बैठिए, खाना सबका वैसे ही निकालिए, अपनी भी थाली वैसे ही निकालिए, दाल भी हो उसमें, सलाद भी हो, थोड़ा घरी सब्जी भी हो। मैं ये नहीं कहती कि हम सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खा लेंगे और मेक ओवर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारे आम फैमिली में ड्राई फ्रूट्स पे कोई डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, वो इमरजेंसी है, आपकी तबीयत खराब होती है यूजुअली, तब हम थोड़ा बहुत रेगुलर लेते हैं, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद मुझे लगता है कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए कि हम भी अर्ली मॉर्निंग उठें तो 4-5 बादाम हमारे लिए भी बनता है, हम भी स्टार्ट करें उससे। लेकिन अगर नहीं भी बनता है, डजंट मैटर, हम अगर चना गुड़ ही अफोर्ड करते हैं वही सही, अगर उसे ही अगर एक मुट्ठी चना हम हर रोज फुला दे अपने लिए और उसे भी अपने खाना में ले ले, थोड़ा गुड़, थोड़ा चना, दाल, सब्जी, आप सब चीज लेकर बैठो और खाओ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी।
चावल भी थोड़ा लें, 2 रोटी भी लें, जो मतलब आपको लगता है कि आप अच्छे से एक बार कम से कम आफ्टरनून का जब आप लंच करें, वो खाना आपका कंप्लीट फूड होना चाहिए, क्योंकि उसी खाना के बेस पर आप दिन भर काम करती हैं और रात में कहीं जाकर आप फिर बैक टू आप 10 बजे 9 बजे आप डिनर पे आती हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारा जो लंच होना चाहिए वो एक प्रॉपर हेल्दी फूड होना चाहिए, जिसमें सारी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आयरन है, आपके विटामिन हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं प्रोटीन फॉर्म में। दाल जरूर लें, हरी सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी अपने घर में जरूर बनाएं। आजकल के बच्चे बहुत फंसी होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये सब्जियां बने, लेकिन नहीं, आपको बताना होगा। और ये एक मदर पे डिपेंड करता है कि वो बच्चों को कैसे मोटिवेट करें। थोड़ा सा कुकिंग स्किल की भी जरूरत है, थोड़ा सा आजकल बहुत मौका मिल रहा है, कोविड टाइम में हम सबको मौका मिला कि अपने कुकिंग स्किल को हम लोग डेवलप करें, बहुत टाइम रहा है। तो कुछ चीजों को, जैसे आप रॉल फॉर्म्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स है तो आप उसको रॉल फॉर्म्स में बनाइए, लेकिन खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, ताकि हरी सब्जियां बच्चे खाएं। मैं नहीं कहूंगी कि पिज्जा बर्गर ये इम्प्रैक्टिकल बात है कि हम हर रोज इन चीजों को नहीं खा सकते, और खाना भी नहीं चाहिए। जिन घरों में बच्चे खा रहे हैं वहां पे रोक लगाने की जरूरत है। मंथ में एक बार ठीक है, अच्छा है कि आप बाहर का फूड खा रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि वो फूड आपका हेल्दी हो। आप क्या, फूड के कंटेंट्स क्या है। मैगी खाना बच्चे नहीं मानते, आप नूडल्स बनाइए, लेकिन उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज करिए, घर पे बनाइए, बाहर से अवॉइड करिए। ऐसे कभी कभी तो हमें भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। अब बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको अपने डाइट पे ध्यान देना जरूरी है। आप हेल्दी रहेंगी, आपका फैमिली हेल्दी रहेगा। बच्चों, अभी अमृता और अर्चना ने बताया कि आपका खान पान बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपके पीरियड्स को, खास करके अभी के जनरेशन को, अभी की बच्चियों को। हम लोग फिर भी, हमारे टाइम में जब हम बच्चे थे तो मुझे नहीं लगता कि ये कल्चर था कि हम हर वीक बाहर निकलते और बाहर का कुछ भी खाते थे। ऐसा कल्चर नहीं था। हमारे टाइम में शाम का नाश्ता बनता था, सूजी का हलवा है, चूड़ा भूज दिया जाता था, वो सब चीजें, या फिर घर की बनी चिप्स फ्राई करके हम लोग खाते थे, ये हमारे शाम का नाश्ता होता। पर आजकल के बच्चों का ये ट्रेंड नहीं है। मेरे घर हो या आपका घर हो, बातें वही हैं। तो अब है क्या कि, लेकिन हर वक्त हम ये नहीं कर सकते कि बाहर से चीजों को पिज्जा ऑर्डर करके मंगा लिया। थोड़ा मेहनत तो मुझे लगता है कि आजकल की मम्मियाँ सब, इतनी लोग वर्किंग हैं, मुश्किल होता है कि आप तरह तरह के अलग नाश्ता बनाएं, लेकिन उसी में आपको कम वक्त में हेल्दी फूड बनाना ही होगा, और बच्चों को ये एहसास दिलाना होगा कि आपके लिए यही अच्छा है। मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं करूंगी, मैं बॉयज की भी बात करूंगी। एडोलेसेंट एज में उनके भी शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड दे रहे हैं या वाटर की कमी हो रही है उनके बॉडी में, तो अब उनके शरीर में भी, अब जैसे कि अब आप देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी असर पड़ रहा है, पिंपल्स आ रहा है, एक्ने आ रहा है, बच्चे कॉन्शियस हो रहे हैं। तो उनको भी समझाने की ज़रूरत है कि आप अपने डाइट में सैलेड लो, आप फ्रूट्स लो, ये कंपलसरी पार्ट है। ठीक है, आप कुछ चीज़ों को आप नहीं रोक सकते कि जंक फूड है, सपोज कि आप शाम का नाश्ता थोड़ा सा बच्चे अपने हिसाब से चाहते हैं, तो आप उनको कन्विंस करो कि ठीक है आप खाइए, लेकिन आफ्टरनून के लंच में उनको एक प्लेट सैलेड जरूर दें, और मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के साथ आप उनको सारे फ्रूट्स को कट करके एक प्लेट फ्रूट्स जरूर दें, ताकि कभी चीजें उनको, उनके हेल्थ को हार्म न करे। वो आपके पास रेजिस्टेंस ही डेवलप नहीं होगा। तो अगर आप जिन चीज़ों को खाते जाएंगे और ऐसा कोई चीज़ आप नहीं लेंगे जिससे आपका इम्यून स्ट्रांग होगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार एम्फसाइज करूंगी कि डाइट को हेल्दी जरूर बनाएं, बच्चों का भी फ्रूट्स काटें और अपने भी वो फ्रूट्स को खाएं। हम महिलाओं से मैं यही सभी से आग्रह करूंगी कि फ्रूट्स भी घर में लाएं तो जरूर, टेबल पे सजाएं भी जरूर, उसे काटे भी जरूर, और खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। यूजुअली हमारी टेंडेंसी होती है कि बच्चे नहीं खाया, नहीं मम्मा ये नहीं खाना, एक पीस छोड़ दिया, वही महिलाएं खाकर रह जाती हैं। लेकिन नहीं, काट लीजिए, आप एक्स्ट्रा बच्चों का छोड़ा हुआ खा लीजिए, लेकिन इक्वली आप अपने लिए भी काटिए, हस्बैंड के लिए भी काटिए। उस फ्रूट्स में आप थोड़ा सा स्प्राउट्स, जैसे चना है, मूंग है, फुला दीजिए, थोड़ा सा काट लीजिए। जो भी मौसमी फल, मैं ये नहीं कहती कि अभी सीजन में अगर कोई फल नहीं है और आप उसको परचेस करके लाइए, कोई भी फल, खीरा ही सही, उसको ही काट लीजिए। एप्पल अगर सस्ता है अभी मार्केट में तो आप 1 किलो लीजिए, 1 एप्पल अगर काटते हैं या 2 काटते हैं तो आप
3-4 लोग मिलकर खाते तो उसमें स्प्राउट्स फॉर्म में, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला, उसे चटपटा बनाइए ताकि वो अट्रैक्टिव हो, बच्चे भी खाए, आप भी खाइए। मैं यही कहूंगी कि जरूर खाइए और अपने पर ध्यान दीजिए। आप हैं, अगर आप हेल्दी हैं, आप हेल्दी रहेंगी तब आप पूरे फैमिली का ध्यान दे पाएंगी, लेकिन आप ही अगर कमजोर पड़ जाएंगी तो आपका पूरा परिवार डगमगा जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाएं अब अवेयर हों और अपना ध्यान रखें। अर्चना, यहाँ पर हम लोग एक बात जरूर और करना चाहेंगे कि महिलाओं का खान पान तो सही होना ही चाहिए, और मुझे लगता है कि घर में जो चीजें मौजूद हैं वो भी कम हेल्दी नहीं होती हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। जैसा अभी पल्लवी बता रही थी कि अगर गुड़ और चना ही लिया जाए तो वो हमारे शरीर की, गुड़ में आयरन बहुत होता है और चना खून बनाने में मदद करता है, जैसा कि हम जानते हैं। अब विटामिन सी के बारे में हम सब कहते हैं विटामिन सी लेना चाहिए, तो उसके लिए नींबू है, संतरा है, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो मेरा एक इस पर सवाल ये है कि क्या खून की अत्यधिक कमी जब महिलाओं में हो जाती है तो इसका जो सीधा सीधा उनके पीरियड्स पे असर पड़ता है, ये हम सब जानते हैं। और महिलाओं में खून की कमी अगर होती है तो क्या उनके खून पीरियड्स में खून की मात्रा ज्यादा लॉस होती है या कम लॉस होती है? तो क्या सही में ये रीजन है कि एनीमिया या खून की कमी की वजह से अत्यधिक ब्लड निकल रहा होता है या फिर कम ब्लड निकल रहा होता है? ये भी कहीं रिलेट करता है पीरियड्स में एनीमिया की वजह से? ये एक बात है जो लोग जानना चाहते हैं, वो आप बता दें। जी अमृता जी, ऐसा हो सकता है कि अगर एनीमिया है तो कम ब्लड भी लॉस हो सकता है, क्योंकि ब्लड ही नहीं है, फॉर्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन फिर वो डिपेंड करता है उस आदमी की ससेप्टेबिलिटी पे। जैसे कुछ होता है तो आप उस पे कैसा रिएक्ट करते हैं, उसी तरीके से अगर आपके शरीर में कुछ चीज की कमी हुई तो वो कैसा रिएक्ट करता है। वो क्या उसको उसको भरपाई करने के लिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म शुरू कर देता है और ज्यादा करने लग जाता है, या फिर रुक जाता है। तो अगर ज्यादा करने लगेगा तो ब्लड ज्यादा लॉस हो जाएगा, अगर रुक जाएगा तो उनके पीरियड्स कम आने लगेंगे, स्कैंटी आने लगेंगे, स्किप होने लगेंगे। तो दोनों ही चीज है, लेकिन सिर्फ ब्लड से नहीं, उसके साथ साथ उनको बाकी चीजें भी शुरू होगी। जैसे उनका कलर पेल लगना शुरू हो जाएगा, हाथ पांव में पीलापन आ जाएगा, जैसे मैंने बताया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, सिर में दर्द रहेगा। प्यूबर्टी एज में देखिए, जब बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं तो उसमें लड़के या लड़की कोई भी हो, लड़कियां तो खैर मेंस्ट्रुएशन स्टेब्लिश होता है इसलिए, लेकिन लड़के भी, क्योंकि बॉडी में डिमांड ज्यादा होती है। और मैं एक और बात बताऊं, जितना भी हम आयरन लेते हैं, जो हम नॉर्मल डाइट में लेते हैं, वो 10 to 15 mg ही होता है। और आप 10 to 15 mg लेते हैं तो उसके बाद वो हमारे बॉडी में जो एब्जॉर्ब होता है उसमें से 1 या 2% ही होता है। तो यानी 1 या 2%। और हम नॉर्मली अपने डेली के पूरे नॉर्मल रूटीन में 1 या 2% एक्सक्रीट भी कर देते हैं। तो जो हम ले रहे हैं वो तो हम एक्सक्रीट ही कर दे रहे हैं। तो वो हमारा स्टोर हाउस नहीं बना रहा, ना हमारे डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें एक्स्ट्रा लेने की जरूरत है, स्पेशली ग्रोइंग एज में और ओल्डर एज में आफ्टर 40। और मैं जो लेडीज मेंसुरेशन मतलब मेंसुरेटिंग है या प्रेगनेंसी है, तब उनको एक्स्ट्रा डोज भी देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको ब्लड ज्यादा लॉस हो रहा है या खून की कमी है और आप उस हिसाब से डाइट नहीं ले पा रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि जब थाली में खा रहे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आपने ये खाया कि नहीं। आयरन की कमी आप मतलब सिर्फ मेंसुरेटिंग लेडीज की क्यों बात करें, हम ये भी बोले कि जो छोटा बच्चा जो दूध पीता है उसमें भी काफी हो जाती है। माँ के दूध में आयरन की कमी है और छोटे बच्चे को हम कोई साग सब्जी देते नहीं है। और जानकारी का अभाव हो कहिए, या फिर हम डॉक्टर के पास जाने से भी हिचकते हैं। आजकल आम धारणा बन गई है कि लोग गूगल में ही सब कुछ देखकर खुद सीखने लग जाते हैं। तो वो बच्चे को आयरन ऊपर से देते नहीं, जबकि बच्चे को भी एक निश्चित मात्रा में आयरन देने की जरूरत है, क्योंकि उसको कहीं से मिल नहीं रहा। तो वैसे बच्चों में भी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इसी से संबंधित, हाँ, इसी से संबंधित एक बात मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी है कि एक महिला को नॉर्मली पीरियड्स में कितना ब्लड गिरता है जिसको नॉर्मल माना जाए, और उसकी मेजरमेंट मैं चाहूंगी कि आप ml में मत बताएं, क्योंकि जब हम मिलीलीटर बोलते हैं तो जैसे महिलाएं अक्सर बात करेंगी बहुत ज्यादा खून गिरता है, बहुत ज्यादा ब्लीड, बहुत ज्यादा मतलब कितना, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर? तो मुझे वो बताना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक्चुअली में कितना खून गिर रहा है जो नॉर्मल है और कितना नहीं गिर रहा है जो अब नॉर्मल है। तो वो एक बार जरूर आप क्लियर कर दीजिए सिंपल मेजरमेंट में।
देखिए जैसे नॉर्मल हम कहते हैं कि 5 से 50 ml यानी 2 से 4 चम्मच खून आपका पूरे मेंसुरेशन में, मतलब साइकिल में, पर मंथ साइकिल में जाता है। खून के साथ साथ उसमें पानी और बाकी चीजें भी निकलती है, तो आप पूरे को मत समझिए कि पूरा खून ही है, उसमें बाकी चीजें भी है, म्यूकस प्रोडक्ट्स भी है, सब कुछ है। तो 2 से 4 चम्मच जो मैंने बताया, और उसका एक और आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि जब आपको ऐसा फील होता है कि आपको ज्यादा ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप काउंट करें कि आप कितने पैड्स चेंज कर रहे हैं। रेगुलर पैड अगर यूज कर रहे हैं तो वो कितने चेंज कर रहे हैं एक दिन में, और अगर आप जो सुपर एब्जॉर्बेंट वाले आजकल पैड्स आ रहे हैं वो चेंज कर रहे हैं तो वो कितने चेंज कर रहे हैं। उसके बेसिस पे आपका डॉक्टर कैलकुलेट करेगा। अराउंड 5 ml जो नॉर्मल पैड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, और 10 ml जो सुपर एब्जॉर्बेंट होते हैं वो करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप 5-6 पैड से ज्यादा यूज कर ले रहे हैं, तो थोड़ा ज्यादा, मतलब एक दिन की बात मैं बता रही हूँ, तो फिर आपको कॉशियस हो जाना है, मतलब कि हाँ कुछ ज्यादा हो रहा है। सोचना जैसे कि आप पड़ेगा। बोले कि हर हर 2 घंटे पे मुझे पैड चेंज करना है, या फिर मुझे एक पैड लेने से नहीं होता क्योंकि मेरा स्टेन हो जाता है क्लोथ या बेडशीट, तो वो ओवर हुआ। लेकिन आप पूरे साइकिल में अगर 3, जैसे कि हम, और वो भी देखना कि पैड आप जब चेंज करें तो पूरा गीला है या नहीं गीला है, क्योंकि हम तो नॉर्मली बताते हैं कि 8 आवर्स में चेंज कर लेना, गीला है या नहीं गीला है। लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम है ओवर ब्लीडिंग की, दे हैव टू चेक कि वो पूरा सोप हुआ है, सोप हो गया तभी आपने चेंज किया, और तब चेंज किया तो कितना चेंज किया। ऑन एन एवरेज अगर आप एवरी 2 आवरली पैड चेंज कर रहे हैं और 3 से 5 दिन ऐसा हो रहा है आपको, तब तो आपको जरूरत है दिखाने की। लेकिन अब क्या है कि सेकेंड डे और थर्ड डे आपको चेंज करना पड़ रहा है, इट्स नॉर्मल, क्योंकि फर्स्ट डे किसी को नहीं होता उतना फ्लो, सेकेंड डे स्टेब्लिश होता है, हाँ, थर्ड डे तो होके हाँ, फोर्थ डे से कम सेकेंड और होता है थर्ड डे थोड़ा सा रहता है, सही बात है। सबको। तो एक यही है। सवाल आया है आपके लिए, और ये लक्षण मैं पूछना भी चाह रही थी, अच्छा हुआ इन्होंने सवाल ले लिया। वो पूछना चाहती हैं कि क्या एनीमिया की जो महिलाएं होती हैं, जो एनीमिक महिलाएं होती हैं, उनका हाथ पैर क्या कभी कभी सुन्न हो जाता है, उसमें उनको झिनझिनाहट या सुन्नता महसूस होती है, जैसे कुछ हो नहीं रहा हो, मतलब वो सेंसेशन खत्म हो जाता है हाथ और पैरों में। नमनेस। तो क्या ये भी एनीमिया के लक्षण है, या मतलब ये किसी और वजह से होता है? देखिए किसी और वजह से भी हो सकते हैं, और एनीमिया के भी लक्षण हो सकते हैं, लेकिन वही मैंने जो कहा कि बाकी चीजें भी होनी चाहिए। उनको कमजोरी फील होना चाहिए, सिर में दर्द होना चाहिए, या चक्कर आने चाहिए, पैल्पिटेशन होना चाहिए। या सबसे तो आसान लक्षण है जो आप देख सकते हैं, हाथ पांव का रंग पीलापन दिखाई देने लगता है, या जैसे हम कहते हैं ना सफेद दिखने लगता है, जैसे आपके होंठ है, जीभ है। आप आसानी से एनीमिया देख सकते हैं जीभ पे, जीभ देखेंगे वो सफेद दिखने लगेगा गुलाबी की जगह, मतलब थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो आप कॉशियस हो सकते हैं उसके लिए। ओके। तो मतलब कि इस तरह के सिम्टम्स है अर्चना, मतलब बातें तो मुझे इतनी सारी करनी है, बट अभी मुझे लगता है 1 घंटा 6 मिनट 7 मिनट हो गया है, हमारी आधी बात भी खत्म नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि अगले महीने हमें फिर एक लाइव सेशन लेना होगा, क्योंकि मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि होम्योपैथ जो है वो पीरियड्स में कितना कारगर होता है, और अगर होम्योपैथ्स में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो पीरियड्स की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को दूर कर सकती हैं, क्योंकि हर कोई सर्जरी नहीं कराना चाहता, हर कोई एलोपैथ में बहुत लंबे टर्म के लिए इलाज के लिए भी नहीं जाना चाहता। महिलाओं में नॉर्मली आजकल एक ब्रेस्ट में सिस्ट होना, फाइब्रॉइड्स होना, मल्टी फाइब्रॉइड्स होना, या फिर यूट्रस में सिस्ट हो जाना, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अब हर कोई हर वक्त यूट्रस निकलवा ले ये संभव नहीं है, एंड देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जो कि महिलाओं में पीरियड्स की वजह से आ रहे हैं, या जो भी रीजन है। और मैंने एक चीज आज नोटिस की है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे पास एक सवाल आया। एक बात और है, एक सवाल और आया कि 19 साल की एक बच्ची है जिसको अभी तक पीरियड्स नहीं सही से आते हैं, और मतलब इंटरेस्टिंग है कि 19 साल की बच्ची को पीरियड्स नहीं आना और उसके माँ बाप अभी तक चिंतित नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक मुझे लगा कि अवेयर करने की जरूरत है कि नहीं, आपको यू शुड गो टू डॉक्टर, की आप जाके दिखाओ कि 19 साल की बच्ची को पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं। एक तो ये,
और आज मेरे पास 3 से 4 सवाल आए और चारों सवालों में एक चीज बहुत कॉमन आई। मैंने उनसे पूछा कि किसी को ब्लड लॉस बहुत हो रहा है, किसी के पीरियड्स महीने में 2 बार आ रहे हैं, किसी को 3 से 6 महीने में पीरियड्स आ रहे हैं, मतलब एक बार पीरियड्स आया फिर 6 महीने बाद आ रहा है, और इनकी उम्र जो है वो 25 से 39 साल के बीच है। मतलब 25 साल की महिला को भी प्रॉब्लम है कि उसको 1 महीने में 2 बार पीरियड्स आ रहा है, वाइट डिस्चार्ज उसको ज्यादा मात्रा में हो रहा है। तीसरा लक्षण उसने हमें बताया कि उसको दर्द होता है, मतलब यूट्रस में वो पेन महसूस करती है। एक बात ये। दूसरी बात, हमने उससे पूछा कि आपकी शादी कितनी उम्र में हुई थी, तो उन्होंने एक चीज जो मेंशन की, तीनों महिलाओं ने जो मेंशन किया वो ये था कि सबकी शादी 18 साल से पहले हुई। तो आपका ये, मैं आखिरी सवाल आज आपसे लूंगी, उसके बाद हम ड्रॉ की तरफ जाएंगे क्योंकि ड्रॉ भी करना बहुत जरूरी है। एक महिला को हम शी हेल्थ कार्ड देने वाले हैं आज। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये एक लक्षण है जो शादी कम उम्र में होने से भी एनीमिया या और भी यूट्रस से संबंधित परेशानी या पीरियड्स की परेशानी होती है, और ऐसा क्यों होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है लोगों को। अर्ली एज में मैरिज तो एक बहुत बड़ा बेस है ही, हाँ, औरतों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हैम्पर करने के लिए, क्योंकि उस टाइम तक शरीर तैयार नहीं होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। और अगर अर्ली होता है तो इसके बहुत सारे बैड इफेक्ट्स होते हैं, जो जैसे आप बता रही हैं कि उनके इरेगुलरिटी इन पीरियड्स हो सकता है, क्या कहते हैं, फिर उनको खून की कमी हो सकती है बिकॉज शरीर ही नहीं तैयार है, तो उस तरीके का आहार व्यवहार कुछ भी नहीं किया तो उसके साइड इफेक्ट होंगे ही। और तीसरा कि ऐसे ही केसेस फिर आगे चलकर आप देखेंगे सर्वाइकल कैंसर में भी टर्न हो जाते हैं, क्योंकि तो या अर्ली फिर ओवरी पे इज वन ऑफ द कॉज। इसलिए हम कहते ओवरी में, हैं कि शादी हमेशा 18 इयर्स के बाद या फिर थोड़ा डिले करना ही सही है लड़कियों में। तो आज हमने बहुत सारी बातें ली हैं और अगली बार फिर हम आपसे जुड़ेंगे क्योंकि अभी हमारी बातें खत्म हुई नहीं है और मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें रह गई हैं। तो अब मैं पल्लवी से चाहूंगी कि हमारा जो हर महीना हम लोग एक लाइव ड्रॉ करते हैं, काइंडली उस ड्रॉ को कर दिया जाए। और जितने सवाल इस महीने आए हैं, मुझे लगता है कि 10 से 12 सवाल हमारे पास आए थे। हालांकि यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि जितनी महिलाएं मुझे फेसबुक पर देखती हैं, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ती हैं, आप सबों से आग्रह है कि प्लीज अपने लिए अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आपकी मेड हो सकती है, आपकी पड़ोसी हो सकती है, आपके कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं जिनको कि बहुत सारा प्रॉब्लम हो, पैसे की वजह से, शर्म की वजह से वो जांच नहीं कराती हूँ। जैसा अभी अर्चना ने बताया कि हर महिला को कम से कम सीबीसी एक जरूर करानी चाहिए ताकि ये पता चल जाए कि कितना हीमोग्लोबिन है और क्या नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जुड़िए इस कार्यक्रम से और किसी एक महिला की मदद करिए। तो आज जो ड्रॉ कर रही है पल्लवी, आप प्लीज उसको एक बार लाइव कर दीजिए और नाम अनाउंस करिए कि कौन किसका आपने जांच कराना है हमें। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस हमारे पास इतने हैं, कभी लगता है कि ड्रॉ कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, बड़ा मुझे दुख लगता है कि इसमें जितने भी सवाल हैं, जितने भी लोग हैं, सब जरूरतमंद हैं। और इस बार अच्छी बात यह है कि लोगों ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि अपने लिए अगर वो सक्षम हैं और वो स्वस्थ हैं तो उन्होंने अपने मेड्स के लिए भी ये पहल ली है, अपने स्टाफ के लिए भी लिया है। तो आप भी आगे आएं। अगर आपके घर में बेड जो है अगर वो भी बीमार हैं और आपसे अगर कुछ अपना शेयर करती हैं परेशानी, तो आप सवाल उनके लिए भी जरूर लें क्योंकि वो इनडायरेक्ट वे में हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने मेड के लिए, अपने वुमेन स्टाफ के लिए भी सवाल हमारे पास डाले हैं। और मतलब इतने जेन्युइन सवाल है इसमें कि मुझे लगता है कि मैं कौन सा उठाऊं, ये वाला कौन सा उठाऊं। लेकिन फिर भी अब ये हमारा काम है और हर महीने हमें करना है, तो बहुत ईमानदारी से हमें कोई एक चिट आपके सामने उठाना ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे शी हेल्थ कार्ड की विनर कौन होती हैं। तो मैं देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से उठा रही हूँ, ये मैंने पिक किया है और इसमें नाम मेंशन है सविता देवी। सविता देवी, अगर आप देख सकते हैं, इनका क्वेश्चन हमारे पास आया था कि बहुत मतलब अभी रिसेंटली इनके हस्बैंड का भी डेथ हो गया है, बेचारी बहुत ज़रूरतमंद हैं
और मतलब उस ट्रॉमा से भी बाहर नहीं आ पा रही हैं। और आप समझ सकती हैं कि एक अगर लोअर मिडिल क्लास फैमिली की अगर कोई महिला हो और इस तरह का सिचुएशन हो जाए, और खास करके जब वो काफ़ी बीमार हों, हर दिन ये सुबह उठती हैं और ये इनके बॉडी में एक सिम्टम आता है कि सूजन हो जाता है इनको हर रोज, और ये चलना अर्ली मॉर्निंग इनके लिए चलना भी मुश्किल हो जाता है, और हाथों में इतना सूजन होता है कि कोई काम भी करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आइए आज हम सविता जी के लिए क्लैप करते हैं और थोड़ी उनकी मदद के लिए उनके आगे हाथ हम सब बढ़ाएं और ऐसे लोगों को सामने लाएं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हर महीने ज़रूर सामने लाएं, उसके लिए आप हमारा प्रोग्राम ज़रूर अटेंड करें, हमारे साथ ज्वाइन करें। और आगे अमृता बताएंगी कि और मैं इसमें एक चीज ऐड करती हूँ कि ये जो हमने एक शी हेल्थ केयर कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें हम हर महीना एक जरूरतमंद महिला की मदद कर रहे हैं। और पिछली बार भी हमने एक महिला का पूरा जांच कराया, उनको ब्रेस्ट में सिस्ट की प्रॉब्लम थी, और हमने पूरा थॉरो चेकअप करके 4 से 5 डॉक्टर्स से उनको कंसल्टेंसी करा दी। और जब डॉक्टर्स ने आश्वासन दे दिया कि इस इज ओके, अभी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है, तब जाके वो संतुष्ट हैं और बहुत खुश भी हैं। और आज ये दूसरी महिला जिनका नाम अभी आपने ड्रॉ में निकाला है, सविता देवी जी, इनको भी बहुत जरूरत है, तो हम इनको ये करेंगे। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा का, जिन्होंने इस शी हेल्थ केयर कार्ड के लिए हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी जो भी महिलाओं का जांच होगा उसमें हम भी अपना एक योगदान देंगे और एक महिला की जांच हम कराएंगे अपनी तरफ से। तो रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा जो पटना में है, और उन्होंने उनके जो भी लोग हैं, अनिल रिटोलिया जी हैं, सुषमा रिटोलिया हैं, और चौधरी जी हैं, तो विजय चौधरी जी हैं, तो सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एक बहुत अच्छी शुरुआत हमने की है, और आप सबों का प्यार और सहयोग मिल रहा है, तो किसी जरूरतमंद की, किसी औरत की मदद हो जा रही है हम सबके प्रयास से। तो ये बहुत बहुत आभार व्यक्त करने वाली बात है। और नव अस्तित्व फाउंडेशन ने महिलाओं के स्वास्थ्य को हमेशा तवज्जो दी है। जैसा कि मैं आपको 2-3 चीजें आज बताना चाहती हूँ लाइव के माध्यम से, कि हमने महिलाओं की स्वास्थ्य के लिए 2012 से माहवारी जागरूकता के ऊपर काम करना शुरू किया। हमने लोगों को अवेयर करना शुरू किया कि जिस बारे में आप बात नहीं करते हैं वो विषय सबसे अधिक बात करने का सब्जेक्ट है महिलाओं के लिए। दूसरा, हमने सैनिटरी पैड बैंक उनके लिए खोल दिया, ताकि अंडर प्रिविलेज्ड महिलाओं को ये परेशानी ना हो कि उन्हें पैड बहुत महंगे मिलते हैं, और उनको जानकारी के साथ हमने उन्हीं के पास, उन्हीं के एरिया में जाकर सैनिटरी पैड बैंक खोलकर उपलब्धता भी करा दी है। और वो बिल्कुल बैंक की तरह हम काम करवाते हैं। हर बेनिफिशियरी का अपना एक पासबुक होता है, जिसे लेकर वो हर महीने अपने नियरेस्ट नजदीकी पैड बैंक से पैड खरीदता है। तीसरी शुरुआत हमने की, आप जिस कार्यक्रम से भी जुड़े हैं, सवाल आपके जवाब हमारे इस कार्यक्रम से हमने एक शुरुआत की है। कॉन्वर्सेशन हम सामने कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ओपन होकर इस विषय पर बात कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की माहवारी पर बात करना बहुत जरूरी है। जैसा कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 80 to 90% बीमारियां जो है महिलाओं में, वो कहीं ना कहीं उनके पीरियड से जुड़ी हुई होती हैं। चौथी जो हमने पहल की है वो शी हेल्थ केयर कार्ड की है, जिसके माध्यम से इस वक्त हम हर महीने एक महिला की पूरी थॉरो चेकअप करवा रहे हैं डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी के साथ। और चौथी जो नई इनिशिएटिव 5वीं हमने की है, वो हमने मोबाइल सैनिटरी पैड बैंक खोलकर किया है। क्योंकि मोबाइल सैनिटरी, पहले तो था कि महिलाओं में झिझक है, उपलब्धता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी प्रॉब्लम। हमने इस समस्या को भी दूर करने का प्रयास किया है, और अभी पटना से हमने शुरुआत की है, जिसमें 2 मोबाइल सैनिटरी पैड बैंक इस वक्त पटना के हर एरिया में घूम रही है। और अब सैनिटरी पैड आपके घर तक योजना कार्यक्रम के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके घरों तक हम माहवारी से संबंधित सैनिटरी पैड पहुंचाएं। और उसके लिए हमने 5 रुपए से लेकर जितने तक वो अफोर्ड कर सकती हैं उतने तक का उसमें सैनिटरी पैड दे दिया है। अपने अपने हिसाब से वो अलग अलग रूरल एंड अर्बन दोनों में खरीद रही हैं।
हमने एक और पहल की थी कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स, जितने भी हैं, सब जगह हमने सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स लगा दिए हैं, हाई कोर्ट से लेकर स्टेशंस तक, ताकि जहां भी महिलाएं काम करती हैं अपने कार्य क्षेत्र में, उनको आकस्मिक पीरियड्स में शर्मिंदगी उठाने की जरूरत नहीं हो। हमने अभी एक नई और पहल की है, जिसके लिए आज मैं अपील करना चाहती हूँ स्पेशली, कि हमने कपड़े से, जो घर में आपने कपड़े यूज कर लिए, चाहे कॉटन की चादर हो, सूती साड़ियां हो, सूती कपड़े जो भी आप अपने घर में इस्तेमाल करती हैं, हम आपसे वो साड़ियां या कपड़े आपसे हम डोनेशन में मांग रहे हैं कि प्लीज हमें साफ करके, धो के, डेटॉल में डालकर, सुखाकर अगर आप हमें उपलब्ध करा देती हैं, तो हम कॉटन कपड़े का सैनिटरी पैड बना रहे हैं। और उन महिलाओं तक जो गंदे कपड़े के इस्तेमाल की वजह से, आज इस विषय पर हम हालांकि बात नहीं कर पाए, अगली बार बात करेंगे, क्योंकि गंदे कपड़े का इस्तेमाल भी बिहार की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसको दूर करने के लिए हमने कॉटन कपड़े का पैड बनाने की शुरुआत की है। आप सबों से कपड़ा डोनेशन की अपील की है। आप लोग प्लीज हम तक कपड़ा पहुंचाइए, और इससे कई चीजें निकल कर आएंगी, कई महिलाओं को रोजगार मिल जाएगा, और लोगों को शुद्ध साफ कपड़े का पैड भी उपलब्ध हो जाएगा। तो ये कुछ हमारी तरफ से की गई पहल थी, जिसे मैंने आज एक बार एक शब्द में बताने का प्रयास किया है। और अगली बार मैं फिर अर्चना के साथ ही जुड़ूंगी, क्योंकि हमारी बातें खत्म नहीं हो पाई हैं। तो अगले महीने की 28 तारीख को हम फिर एक बार आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। और मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम को खत्म करने से पहले अर्चना एक मैसेज आपकी तरफ से, और पल्लवी एक मैसेज आपकी तरफ से हो जाए, और फिर हम कार्यक्रम को खत्म करें। और आप जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलिए, आप लोग मैसेज दे दें प्लीज। दीजिए अर्चना जी, आप एज मेडिकल अपना मैसेज दीजिए। तो बस यही बोलूंगी कि सारी औरतें अपनी थाली से एक महीने में खूब गौर से देखें, और देखें कि उसमें क्या कमी है, क्या नहीं है। साथ में हम भी देखेंगे, हम तीनों भी देखेंगे, और फिर एक महीने बाद मिलते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या उसमें सुधार किया। मैं भी यही कहूंगी कि इस मंथ मतलब मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि लोग बढ़ रहे हैं, पहल कर रहे हैं, अपने लिए नहीं बल्कि जरूरतमंद के लिए सोच रहे हैं जो उनसे जुड़े हैं। और मैं चाहूंगी कि ये पहल जारी रहे और लोग ऐसे ही बढ़े, और हम इस मतलब ऐसे क्या होगा ना कि हम एक्चुअल जरूरतमंद तक पहुंच पाएंगे। जो मुझे और अमृता को कमी लग रही थी कि अगर हम फेसबुक के माध्यम से करेंगे तो शायद हम वो रियल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, लेकिन लगा मुझे कि नहीं, लोग मतलब हमें बहुत मोटिवेशन मिला, बहुत अच्छा लगा, और काम करने का जो जज्बा है और जोश है वो हमारा दुगना हो गया, और बहुत अच्छा लगा। और यही प्रयास हमारा जारी रहेगा, और आप जरूर जुड़े और ऐसे ही लोगों को हमसे जोड़े। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना आपका भी, पल्लवी आपका भी। और मैं अब हम लोग विदा लेते हैं। अगली बार फिर एक नई समस्या के साथ, महिलाओं की एक नए माहवारी से जुड़ी समस्याओं पर डिस्कशन करेंगे, और फिर आपके सवाल लेंगे और आपको जवाब देंगे। तो धन्यवाद तब तक के लिए। अब हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।